हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की जो हमारा पहला चैप्टर है। इसका हम पूरा पढ़ा चुके हैं एक बार, लेकिन इसका फुल चैप्टर एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे क्या होगा आप इसका रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, आप अगर घर पे बैठ के इसका रिवीजन करेंगे तो मोस्टली आपको 3 से 4 घंटे या फिर मे भी हो सकता है कि आप इसे 2 से 3 दिन में कवर करें इसे पूरा। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और अगर आप यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे तो पूरा चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आज हम इसमें जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। जैसे जीवन का चक्र हो गया, पाचन हो गया, मानव पाचन तंत्र हो गया, मनुष्य में पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, मनुष्यों में परिवहन हो गया, पौधों में परिवहन हो गया, मल परित्याग हो गया या मल त्याग हो गया, और मनुष्यों में उत्सर्जन। यानी पूरा चैप्टर हम आज इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास में आ चुका है, तो अब टाइम है कि आप पूरे चैप्टर क्या कर सकें, उसका रिवीजन कर सकें। आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 22 फरवरी से स्टार्ट है और 7 मार्च तक ख़त्म हो जाने वाला है। ठीक, तो जब भी आप इस वीडियो को देखने बैठें तो कोशिश कीजिए खाओ पी के आराम से, ठीक, क्योंकि आपको यहाँ कम से कम 2-2.5 घंटे देने ही होंगे इस वीडियो को ख़त्म करने में। चैप्टर काफ़ी लंबा है और चीज़ों को हम बहुत आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए तब आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे जीवन का चक्र या फिर जीवन चक्र होता क्या है। ठीक, जैसा हम सभी जानते हैं चक्र मीन्स क्या होता है, चक्र का अर्थ क्या होता है कि जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे ख़त्म हो जाना। मतलब आप जन्म लिए होंगे, ठीक, आप थोड़े बड़े होंगे, आप इससे बड़े होंगे, फिर आप बूढ़े होंगे, ठीक, बूढ़े होना तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मरने के बाद फिर कहीं ना कहीं जन्म लेंगे। तो ये होता है चक्र, यानी इसे साइकिल का पहिया होता है ना, ठीक, जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म, जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म। ऐसे ही हमारा जीवन का चक्र होता है। एक बार शुरू होगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, फिर हम कहीं जन्म लेंगे, फिर वही अवस्थाएं चलेंगी, फिर क्या हो जाएगा, एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये होता है चक्र। अब इस जीवन चक्र को, या फिर जैसा कि आपने चैप्टर का नाम पढ़ा होगा कि जैव प्रक्रम, चैप्टर का नाम क्या है हमारे, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो अगर हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो जैव का मतलब होता है वो हो गया जीव। जैव का मतलब क्या हुआ, जीव। और प्रक्रम का अर्थ क्या होता है, प्रक्रम का अर्थ होता है प्रक्रिया। ठीक, यानी कहने का अर्थ है, अगर हम इसे सरल भाषा में कहें, कि आपके जीवन को चलाने के लिए, यानी आप पूरी ज़िंदगी में आपके जीवन को चलाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं आपकी सहायता करती हैं। अब उसमें से कुछ है कि जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके जीवन की एक प्रक्रियाएं हैं जो चक्र के रूप में जब तक आप जीवित हैं तब तक ये चलती रहेंगी। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ऊपर की तरफ। इसे आप चाहें तो अपने कॉपी में या नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक, और बाकी चीज़ें हम समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसको एक बार पढ़ दे रहे हैं कि जीवित जीवों में रख रखाव और मरम्मत के कार्यों को लगातार प्रदर्शित करते रहते हैं कौन, जीवन चक्र। ठीक, अब जीवन क्या होता है, इतनी बातें हमने समझी। अब हम थोड़ा सा आपको पीछे की ओर लेके चलेंगे, क्योंकि जब तक आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आपको ये चैप्टर पूरा समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं जीवन की, तो जीवन का अर्थ होता है कि अगर आप जीवित हैं तो यानी आप सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों में डिफरेंस हो सकता है कि नहीं, अलग अलग हो सकता है नहीं। क्या जिस फ़ोन से आप पढ़ रहे हो क्या वो सजीव है, क्या उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, या उत्सर्जन चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ चाहिए, नहीं। तो जीवन का अर्थ होता है कि हमें पाचन, श्वसन, परिसंचरण, या आप जीवित हो तो आप जैव प्रक्रम कर रहे हो। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम पढ़ेंगे, अगर हम बात करें कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। ठीक, तो अगर हम इसे यहाँ पे हम सजीव लिखें, यहाँ पे हम निर्जीव लिखें। ठीक, तो सजीव क्या होते हैं, सजीवों में वृद्धि होती है कि नहीं, होती है कि नहीं, होती है। लेकिन देखिए वृद्धि निर्जीवों में भी होती है। कैसे होती है हम आपको बता रहे हैं। अभी इसमें टर्म्स में कुछ टर्म्स बताएंगे जिसकी वजह से ये बात गलत हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये मिट्टी की रेत है, ठीक, आज ये मिट्टी उड़ रही थी तो इतना
इकट्ठा हो गई, ठीक। कल और मिट्टी उड़ेगी तो इतना ऊपर तक उड़ जाएगी, कल थोड़ी और उड़ेगी तो यहाँ तक पहुँच जाएगी। जैसे आप रेत का टीला देखते हैं रेगिस्तान में, तो वो क्या होता है, उनमें भी वृद्धि होती है ना। लेकिन बहुत लोग आपको बोल देंगे कि सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। लेकिन कैसे नहीं होती है और सजीवों में कैसे पॉसिबल होता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक। तो वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे दो चीज़ कंसीडर करेंगे। एक तो वेट, यानी वेट उसका बढ़े, और दूसरा नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़े, ठीक। क्या बढ़े, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की संख्या भी बढ़े। जैसे हम आप सब बढ़ते हैं, सजीव होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं जो सजीव हैं उनमें जो वृद्धि होती है तो उनका वेट यानी भार भी बढ़ता है, और नंबर ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती है। लेकिन जब हम बात करेंगे निर्जीवों की, तो इसमें क्या नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। इसीलिए निर्जीव जो होते हैं उनमें वृद्धि पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पे सजीवों में वृद्धि मानते हैं। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट अगर हम लें कि और कौन कौन सा होता है, पाचन। जो सजीव होते हैं उन्हें सुबह शाम खाना चाहिए। सुबह शाम में तो एक दिन आप व्रत रह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना खाए पिए आप चलने वाले हो, ठीक। यानी अगर आप सजीव हो तो आपको भोजन चाहिए। भोजन से क्या करोगे, आप एनर्जी लोगे। लेकिन क्या आपके फ़ोन को, क्या आपके पेंसिल को, क्या आपके टेबल को, क्या आपके कॉपी कलम को, इन सब चीज़ों को क्या पाचन चाहिए? पाचन मतलब पोषण चाहिए, खाना चाहिए, नहीं चाहिए ना। इसीलिए निर्जीव नहीं, मतलब निर्जीवों में पाचन की क्रियाएँ नहीं होती हैं। अगर हम बात करें श्वसन की, ठीक, तो हम सब आप सब सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन क्या निर्जीवों में हो रहा है, ठीक। और अगर कभी रात में आप सोए हैं और आपका फ़ोन सांस ले रहा हो गहरी, ठीक, नाक बुला बुला के खूब सांस ले रहा हो, तो आप वहाँ तुरंत भाग जाइएगा, क्योंकि वो निर्जीव नहीं, वो सजीव हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स लें, जैसे उत्सर्जन, ठीक। जैसे क्या करेंगे, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि जितने भी खराब पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। तो क्या ऐसे निर्जीव कर सकते हैं? नहीं। इसके बाद हम अगर आपको पॉइंट्स के बारे में बताएं, तो अगर हम और पॉइंट्स लें तो उसमें आएगा हमारा जनन ले लें हम, ठीक। क्या लें? जनन। तो जनन का अर्थ होता है कि अपनी संतति को आगे बढ़ाना, यानी एक नए बच्चे को जन्म देना, ठीक। तो क्या ये निर्जीव करते हैं? तो नहीं। इसके बाद अनुकूलन कह लीजिए, या फिर इतना काफ़ी है, इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक। कौन कौन सजीव है, कौन कौन निर्जीव है। तो अब आप खुद बता दीजिएगा कि कौन कौन सजीव होता है और कौन कौन निर्जीव, क्योंकि हमको रिवीजन कराना है और इस चैप्टर को भी हमको जल्दी से खत्म करना है। तो इसलिए सजीव और निर्जीव तो अब आप बता सकते हैं कि कौन कौन सजीव है, कौन कौन निर्जीव। और सबसे पहले ये बताइएगा कि आप सजीव हैं कि निर्जीव। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है पोषण। पोषण क्या होता है, ठीक। पोषण हमको प्राप्त कहाँ से होता है? आपको यहाँ पे जब भी आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, या आप हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तब पर भी आप समझ लीजिए कि पोषण मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। पोषण मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन। लेकिन आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा, पोषक तत्व। क्या पढ़ा होगा? अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक। पर्यावरण से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया, अर्थात भोजन का सेवन और फिर शरीर में उसका पाचन, ये क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व का मतलब होता है कि जिन चीज़ों का आप उपयोग करके आपने पोषण प्राप्त किया है, आप किसको पचाओगे? आप खुद सोचो, जब कुछ खाओगे तब तो पचाओगे ना। तो जो खा रहे हो वो क्या है? पोषक तत्व हो। दाल, चावल, पनीर, बिस्किट, एनीथिंग जो भी आप खा रहे हो वो क्या हो गए? वो पोषक तत्व हो गए, यानी न्यूट्रिएंट्स हो गए। और इनका आप जब भी भोजन के रूप में सेवन करेंगे तो उसको शरीर में पचाएंगे आप, उसका पाचन होगा। ये क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ये पोषण दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक, जिसे आप इस प्रकार लिखते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ठीक। एक होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है, जैसे ऑटो मीन्स क्या हो गया? ऑटो मीन्स हो गया स्वयं, और ट्रॉपिक में से हो गया निर्भर, ठीक। तो जो स्वयं खुद से अपना भोजन बनाता है वो क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक हो गया, यानी कि स्वपोषी। आप इसे कह सकते हो स्वपोषी या स्वपोषण, ठीक। क्या कह सकते हैं? स्वपोषण, ठीक। यानी जो अपना भोजन स्वयं से बनाता है वो क्या हो गया? स्वपोषी या स्वपोषण हो गया, ठीक। जैसे पेड़ पौधे, क्या हो जाएगा?
पेड़ पौधे क्या होते हैं, ये होते हैं स्व पोषण वाले। ये हमने कर दिया ग्रीन, अब आपको याद रहेगा। फिगर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके दिमाग में क्लियर बैठा देती है कि आपने क्या चीज़ पढ़ा था। तो कोशिश क्या कीजिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ें उसका फिगर माइंड में बने, या फिर आप कॉपी पे बना के तब पढ़ें उसे। इससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और वो चीज़ें ज़्यादा तक आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, आपको उसे बस दोहराना पड़ता है कभी कभी। ठीक, तो हमने बात की कि पोषण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक, जिसे आप स्वपोषण कहते हैं। दूसरा हमारा होता है हेटरोटॉपिक, यानी जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जब भी हम स्वपोषण की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि पेड़ पौधे, और जब भी हम परपोषण की बात करेंगे यानी हेटरोटॉपिक की बात करेंगे तब आप बोलेंगे कि जैसे हम लोग। ठीक, अब आपका यहाँ पे दिमाग क्या काम करेगा, अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मम्मी तो खाना खुद बनाती हैं, या आप लोग अपना खाना स्वयं बना रहे हो, तो आप लोग किस में आ जाओगे, स्वपोषण में आ जाओगे। ठीक, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है वो हम समझाएंगे, क्योंकि ये मेरा काम है। ठीक, आपका काम है समझना और चीज़ों को लिखना अपनी कॉपी में, जिससे आपको ज़्यादा देर तक याद रहे। ठीक, जब भी हम बात करते हैं स्वपोषण की, ठीक, जब भी हम बात करेंगे स्वपोषण की यानी ऑटोट्रॉपिक की, इसका कहने का मतलब होता है कि ये जो पदार्थ को लेते हैं, यानी जिस चीज़ का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, वो कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं, अकार्बनिक। अब अकार्बनिक का मतलब क्या होता है, अकार्बनिक का मतलब हो गया कि ये लोग कच्चे मटेरियल का उपयोग करके खाना बनाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, पेड़ पौधों से खनिज हो गया। अब आप कभी खनिज से अगर भोजन बनाओगे, क्या बस आप जल से भोजन बना ले रहे हो? नहीं ना, खनिज का उपयोग करते हो भोजन बनाने के लिए? नहीं। आप जब पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं, उनमें फल आ जाते हैं, तो आप उनका प्रयोग करके आप भोजन बनाते हैं। तो ये किस में आते हैं, ये स्वपोषण में आते हैं। इसीलिए हमने पेड़ पौधों को, कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, ठीक, उसके बाद जल लेते हैं और ज़मीन के अंदर से क्या निकालते हैं, खनिज निकालते हैं, और उनका उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ठीक, इसमें पेड़ पौधे अपना भोजन और किसके माध्यम से बना पाते हैं, तो क्लोरोफिल के माध्यम से। किसके माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से। ठीक, और यह प्रक्रिया जो होती है इनके भोजन बनाने की, भोजन बनाना, उसका ऊर्जा का निर्माण करना, वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, अब हम आपको पेड़ पौधों के अलावा कुछ और ऐसे एग्जाम्पल के नाम बताएंगे जो आएंगे आपके स्वपोषण में यानी ऑटोट्रॉपिक में आने वाले हैं। तो आपको नाम याद रखना है। पहला तो आप क्या याद रखेंगे, पेड़ पौधे। ठीक, दूसरा नाम आप याद रखेंगे जीवाणु। क्या याद रखेंगे, जीवाणु। इसके बाद आप नाम याद रखेंगे प्रोटिस्टा। क्या याद रखेंगे, प्रोटिस्टा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पेड़ पौधे हो गए, जीवाणु हो गया और प्रोटिस्टा हो गया है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हेटरोटॉपिक क्या होता है यानी परपोषण क्या होता है। इसको हम मिटा दें, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या तो मेरे साथ लिखते हुए चला कीजिए। अब हम देखेंगे हेटरोटॉपिक यानी कि जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। इस कलम को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ठीक, अब पहली बात तो परपोषण में क्या हो गया कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम इसके और भी टाइप्स कुछ देखेंगे। जैसे हो गया परजीवी। क्या हुआ, परजीवी। ये आपको बीच में मिलेंगे और आपको लगेगा सब सेम है, लेकिन नहीं, ये सेम नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे स्वपोषी पोषण हो गया ना, ठीक, इसको हम अभी और डीप में पढ़ने वाले हैं आगे, बट अभी पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि परजीवी क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे मृतोपजीवी क्या होता है, और इसके बाद पढ़ेंगे हम सहजीवी क्या होता है। सहजीवी या फिर प्राणी समभोजी। ठीक, देखिए ऐसा पढ़िए ना, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप दूसरों को भी समझा सकें। ठीक, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप जब इसे दोबारा पढ़ें तो ऐसा ना हो कि आपको फिर से कहीं से देख के पढ़ना पड़े। तो जितनी भी कॉन्सेप्ट ये हैं आपको नाम सेम लग रहे होंगे, बट अभी जब हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा हाँ आप ये चीज़ें सही थी। ठीक, और आप अभी तक सब गलत समझ रहे थे कि सब कुछ सेम ही है, एक ही है, बस नाम डिफरेंट है। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे परजीवी की, तो पर मतलब क्या होता है। जैसे हमने बोला कि ये टेबल है और टेबल पर
पेन रखी हुई है। तो पर का मतलब क्या, दूसरे पर निर्भर रहना। ठीक, अब हम बात करेंगे कि हमारे अंदर, ठीक, जैसे दूसरा कोई जीव हो गया, उसके शरीर में रहकर जो अपना पोषण प्राप्त करे। ठीक, मान लो ये हम हो गए या आप हो गए, और आपके शरीर में कोई और रह रहा है और वो आपसे पोषण प्राप्त कर रहा है, यानी आपको खा खा कर क्या कर रहा है, अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक, या बहुत दुखी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक जू, ठीक, आपकी बॉडी में रह रहा है वो, ठीक, आपके बालों में भी, आपके बाल हो गए, हेयर हो गए, ठीक, आपके बालों के ऊपर ये, हाँ, खासकर लड़कियों में होगा तो लड़कियां नाराज़ नहीं होंगी, ठीक, ये भरी हुई है जू। ठीक, अब ये जू जो होते हैं ये आपका ही आपके शरीर में रह रहे हैं और आपसे पोषण प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, आप देख रहे हो पहले छोटे होंगे फिर मोटे हो गए होंगे खा खा के, ठीक, तो आपसे पोषण प्राप्त कर रहे हैं लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इसे हम कहते हैं परजीवी। क्या कहेंगे, परजीवी, जो हमारे पर रहकर, हमारे शरीर के अंदर रहकर हमसे पोषण प्राप्त कर रहा हो लेकिन हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, इसे हम कहते हैं परजीवी। इतनी बातें क्लियर हुई। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल में और देखें, इसका बुरा मत मानिएगा, बस एग्जाम्पल है और आपको याद हो जाए इसलिए ऐसे एग्जाम्पल लाते हैं। ठीक, जू हो गया, इसके बाद फीता कृमि हो गया, ये एक प्रकार का फीते के आकार का होता है, क्लास 11th में है ये। ठीक, इसके बाद मच्छर हो गए, ये आपके शरीर में रहकर आपसे भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन आपको कोई नुकसान पहुंचाते नहीं हैं, तो ये कैसे हो गए, परजीवी हो गए। अब मृतोपजीवी क्या होता है, अब आपको अंतर दिख रहा होगा ना। ठीक, पर का जैसे आपने अर्थ समझा वैसे हम समझेंगे मृतोपजीवी क्या होता है। मृत का मतलब क्या होता है, मृत का अर्थ होता है मरा हुआ, मृत का अर्थ क्या होता है, मरा हुआ, यानी वह मरे हुए जीव को खाता है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि सड़क पे बहुत सारे जीव मर जाते हैं और उनको कोई आकर खा जाता है। ठीक, तो जो मरे हुए जीव को खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है वो क्या होता है, मृतोपजीवी। और हम इसे ही कहते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी, प्रकृति का सफाई कर्मी। और ये ऐसा सफाई कर्मी है कि जो 1 रुपये भी सरकार से नहीं ले रहा है, यानी फ्री में काम कर रहा है। बोला नहीं भैया हमको नहीं पैसा चाहिए, हम प्रकृति को साफ करेंगे, इसमें हमारी खुशी है। ठीक, हम सरकार से एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं ना। तो मृतोपजीवी क्या करेगा, मरे हुए जीवों को खाएगा, उनसे अपना पोषण प्राप्त करेगा, लेकिन सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहा है और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हों तो अब हम बात करेंगे सहजीवी की। इसे हम मिटा दें क्योंकि प्लेस यहाँ पे थोड़ा सा कम है। अब हम अगर बात करेंगे मृतोपजीवी की, अगर हम बात करेंगे सहजीवी क्या होते हैं या प्राणी संभोजी क्या होते हैं, तो अब समझ लीजिए प्राणी, तो प्राणी में तो आप आने वाले हो ना, तो समझ लीजिए हम प्राणी ही हैं। ठीक, तो ऐसे लोग जो ठोस भोजन करते हों, क्या करते हों, ठोस भोजन। ठोस भोजन का अर्थ है कि जो हार्ड मटेरियल को खा सकते हैं, जो ठोस भोजन करते हैं और उनमें क्या हो, पाचन हो, और पाचन भी कहाँ हो। ठीक, और इतना याद रखिए, ठोस भोजन करते हैं और इनमें क्या होता है, पाचन होता है। एग्जाम्पल के लिए तो आप समझ ही गए होंगे कौन है। ठीक, तो एक याद कर लीजिए मनुष्य और एक याद कर लीजिएगा अमीबा। क्या याद करेंगे, मनुष्य और अमीबा, या फिर इसे आप याद कर सकते हैं माँ। क्या याद कर सकेंगे, माँ या फिर माँ याद कर लीजिएगा, माँ। ठीक, तो यहाँ पे मनुष्य हो गया म से और ऐसे क्या हो गया, अमीबा हो गया। परजीवी हमने क्या बताया, जू, फीता कृमि और क्या हो गया हमारा, मच्छर हो गया। ठीक, इसका हमने मृतोपजीवी में बताया आपको। मृतोपजीवी का हमने एग्जाम्पल नहीं दिया था, आप भी बता दिया कीजिए क्या छूट गया है। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो आपको, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे हम आपको पढ़ाने में हम एनर्जी वेस्ट हो रही है हमारी, ठीक, एनर्जी लग रही है ना, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब आप अच्छा सा कमेंट करेंगे और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, तो इस मृतोपजीवी का एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, कवक है। कवक जिसे आप फंगी कहते हैं, क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं, या फिर इसी को आप कहते हैं गाँव की भाषा में दहिया। क्या कहते हैं, दहिया लगना। और दहिया कहाँ लगता है आपको पता ही होगा, जब अचार खराब हो जाता है तो वहाँ क्या लगता है, दहिया। तो यहीं से आप याद कर लीजिए, कोई चीज़ खराब होती हैं या मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो वहाँ पे कौन रहने आ जाता है, कवक
और जिसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। आशा करते हैं आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे की ओर अपने टॉपिक की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक, अब वही बात फिर से, स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लीजिएगा कि फोटो का अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है, और संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, उत्पादन। यानी जो यहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की बात की थी, तो प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो फोटो वर्ड है उसका अर्थ होता है प्रकाश, और जो सिंथेसिस है इसका हिंदी होता है संश्लेषण, और संश्लेषण का अर्थ होता है उत्पादन। कहने का अर्थ है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। ठीक, यहाँ पे ये रहा। ठीक, तो यह सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का उत्पादन करता है। यानी स्वपोषी पोषण में वो आते हैं, कौन आते हैं, पहली बात कौन आते हैं, ये ध्यान रखिए, कौन आया, पेड़ पौधे आए। अब पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे, प्रकाश की सहायता से बनाएंगे। किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से बनाएंगे। और क्या उत्पादन करेंगे, भोजन को बनाएंगे, यानी भोजन का उत्पादन करेंगे। ठीक, तो यह क्रिया किसके द्वारा होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। मतलब कि पेड़ पौधे अपना भोजन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ें। ठीक, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम नहीं, एक रिएक्शन है। ठीक, क्या है, एक रिएक्शन है जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना होगा। यहाँ पे लिखा है 6CO2 + 6H2O, और यहाँ पे टेंस रहेगा, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्या रहेगा, टेंस 2 रहेगा। ठीक, और क्या निर्माण किया है, C6H12O6, C6H12O6, जिससे आप कहते हो ग्लूकोज, जिसे आप क्या कहते हो, ग्लूकोज, यानी इसका निर्माण करता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज कर देता है। यानी किसका निर्माण किया, 6CO2 + 6H2O का उपयोग किया, यानी लिया, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 हाइड्रोजन को लेकर, और क्या बना लिया इसने, ग्लूकोज बना लिया। ठीक, और क्या बाहर निकाल दिया, 6O2, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। तो अब ये क्रिया कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। वैसे हम इन सब चीज़ों को अभी हम आगे समझने वाले हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ दे रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं कुछ इस प्रकार होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, कि पहले प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक, क्लोरोफिल जो हरा रंग द्रव्य है और प्रतिक्रिया के संक्रियण के लिए ऊर्जा देता है, यानी सूर्य के प्रकाश जो होता है वो ग्रहण करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा होता है। कैसे होता है, हरा होता है। ठीक, इसके बाद फिर पानी अपने घटक हाइड्रोजन, जो पानी होता है वो अपने घटक, उसका घटक कौन कौन है, तो एक हाइड्रोजन है, एक क्या है, ऑक्सीजन है। क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिवाइड कर लेता है। क्या करेगा, पानी जो होता है वो अपने घटक यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्यों ऐसे पानी ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पानी का क्या होता है, H2O, H2O मीन्स क्या होता है, पानी होता है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन भी है और क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो इन्हीं दोनों को अलग कर देता है कि भाई तुम हट जाओ, निकल जाओ, दूरी हो गई। ठीक, ब्रेकअप। तो यहाँ पे क्या किया, पानी क्या क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन को निकाल दिया और ऑक्सीजन को निकाल दिया, अलग कर दिया। तो जिससे क्या बना कि ATP और NADP, ठीक, ATP और NDPH2 का संश्लेषण होता है, और अंत में CO2 का निर्माण होता है। क्या करेगा, CO2 कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है वो बताया गया है। आप इसको चाहे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला टॉपिक खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी अब हम बात करेंगे पाचन की। तो पाचन क्या होता है, पहले अगर आपने थोड़ी बहुत भी पाचन के बारे में समझा, पाचन आप किसे कहते हैं, सिंपल सा आप बताइए कि आप पाचन से क्या समझते हैं। आपने भोजन कुछ किया, बस आप इतना जानते हैं कि आपने भोजन को मुंह में रखा, पेट में गया, पच गया, दैट इज कॉल्ड पाचन। ठीक, या फिर आप डाइजेशन भी कहते हैं। अब हम समझेंगे इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक में कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, यानी कैसे पहले आया, कहाँ पे गया होगा, फिर उसके बाद कहाँ गया, किसने पचाया इसको, किसने गिला, एवरीथिंग सब कुछ समझेंगे आराम से। ठीक, एक बार गहरी सांस ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक,
पाचन किसे कहते हैं? तो ग्रहण किए गए पोषक तत्वों की यांत्रिक और रासायनिक कमी जिसे बाद में उपयोग के लिए ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहने का अर्थ है कि आप जो भी भोजन करते हैं उसमें क्या होता है, आपने भोजन किया और उसका उपयोग किस में होगा? उसका उपयोग होगा कि हम लोग उसको बाद में क्या कर सकें, उससे एनर्जी ले सकें। क्या लेंगे? एनर्जी। हमारा भोजन का एम ही यही होता है कि हम भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे और एनर्जी मिलेगी जिससे हम और काम कर सकते हैं। जैसे आपने खाना खा के तुरंत बैठ गया होगा पढ़ने, जब भी हम आपको वीडियो लंबी होती है तो आपसे क्यों बोलते हैं कि पहले खाना खा लीजिएगा अच्छे से, ठीक, फिर पढ़ाई करने बैठिएगा। क्यों? क्योंकि जब वीडियो लंबी होती है तो आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कब आएगी? जब आपने भोजन किया हुआ हो। तो इसका मतलब यही था। अब बात करते हैं जब मानव पाचन तंत्र की, तो हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि तंत्र का मतलब क्या होता है। पाचन तो हमने समझ लिया, अब यहाँ मानव लिखा है तो इसको मत पूछिएगा मानव क्या होता है, ठीक, मानव समझ लिया। तंत्र क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है कि एक चीज़ से जब बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं तो उसे हम तंत्र कहते हैं। ठीक, क्लियर? अगर आपको नहीं समझ, पिछले वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने इसे डीप में समझाया हुआ है। इसके बाद है कि इसमें कौन कौन, अब हमने बोला कि एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें अलग जुड़ी होती हैं, तो मतलब पाचन से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। अब क्या क्या होता है, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे पाचन में सहायता करती हैं? तो मुंह हो गया, सबसे पहले अपने भोजन कहाँ रखते हैं? मुंह में रखते हैं। उसके बाद ग्रसनी होगी, यानी एक नली लगी होगी मुंह के पास से जो खाना को लेके जाएगी। फिर ग्रास नली लगी होती है। पेट हो गया हमारा, जो आपका बड़ा सा पेट है। इसके बाद छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, गुदा है, आदि शामिल होते हैं, यानी ये सब चीज़ें होती हैं। इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद मनुष्यों में पोषण कैसे कैसे होता है, इसको समझने से पहले हम आपको एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से। ठीक, ये रहा पूरा फिगर है जिसमें आपको कौन सी चीज़ें शरीर में क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ से भोजन ग्रहण किया जाता है, वो सब दिखाया गया है। ठीक, ये माउथ हो गया आपका, ये जीभ दिखाया है यहाँ पे, ये ग्रास नली जो अपने नाम लिया था। ठीक, ये लंबी सी क्या है, ये ग्रास नली हो गई। ये यकृत हो गया आपका, ये स्टमक। जैसा आप सोचते हो स्टमक वैसा नहीं होता है, ये स्टमक कुछ ऐसा होता है। ठीक, इसके नीचे यहाँ पे जो पीला पीला आपको दिख रहा है ये अग्नाशय हो गया। यहाँ पे जो हरा कलर का दिख रहा है ये पित्ताशय हो गया। ठीक, ये क्या है? हरा वाला पित्ताशय है और येलो वाला अग्नाशय हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको जो बीच का पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट ये होता है छोटी आंत। ये क्या है? ये हो गया आपका पूरा छोटी आंत। और जो उसके बाहर दिख रहा है, ये जो इसके बाहर दिख रहा है ये वाला भाग, ठीक, ये हो गया बड़ी आंत। ये क्या हो गया? बड़ी आंत। इसके बाद ये खाना बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपली समझे तो आपने खाना खाया, दांतों के पास गया, दांतों से होकर कहाँ गया? इसके बाद ये गया ग्रास नली के पास, ग्रास नली के बाद कहाँ गया? फिर स्टमक में गया होगा, स्टमक से होते हुए फिर कहाँ गया? छोटी आंत में। ये यहाँ गुड़गुड़ गुड़गुड़ किया, ठीक, फिर छोटी आंत से किस में अटैच हो गया? बड़ी आंत से, और बड़ी आंत से खाना बाहर। ठीक, एक बार फिर समझाएं शॉर्टकट में, वैसे डीप में आपको समझाएंगे। ये आपने नाम पूरा पढ़ लिया होगा। ठीक, तो आपने भोजन किया, ये रहा। ठीक, आपने यहाँ खाया, खूब बढ़िया सा खाना, कुछ भी ले लीजिए आपको जो भी पसंद हो, खाना खाया। ठीक, यहाँ आपने खाना खाया, ये यहाँ से होते हुए पूछा ग्रास नली में। अब अंदर की तरफ ही जाइए, ग्रास नली से कहाँ पहुँचा? अमाशय में। अमाशय से आपने जब यहाँ पे एक नली दिख रही होगी, यहाँ से जाके कहाँ निकल गया? ठीक, इसे कहते हैं ग्रहणी, जो छोटी सी है। ठीक, अमाशय के नीचे है। फिर ये जो है अंदर की तरफ चला गया, ये जो आपको पूरा कुंडलिनी हुआ दिख रहा है ये छोटी आंत है। तो यहाँ से होते हुए फिर किस में पहुँच जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत से होते हुए शरीर से बाहर। तो ये पूरा कार्यक्रम होता है पाचन का। लेकिन हम इसको और बहुत आसान रूप से समझा सकते हैं आपको। उसका हम पहले हमको ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा उसका। ठीक, तो अब हम उसको बनाएंगे। ये हमने ले लिया एक बॉक्स। ठीक, फिर यहाँ पे हमने लिया एक और बॉक्स, ये इधर अटैच रहेगा। इसके बाद ये थोड़ा बड़ा रहेगा हमारा, लेकिन ये रहेगा साइड में ही। ठीक, इसके बाद ये हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद हम एक और बॉक्स यहाँ बन जाएगा कि नहीं? ठीक, थोड़ा बड़ा हमको चाहिए, तो ठीक है, यही बना देते हैं एक बड़ा सा। ये थोड़ा इधर रहेगा तो सही रहेगा। ठीक, यहाँ हो गया हमारा।
इसके बाद एक और बना लेते हैं, ये छोटी आंत वाला हो गया, ये बड़ी आंत वाला हो गया, ये बड़ी आंत वाला हो। ठीक, अब इसके अंदर हम नाम लिख देते हैं कि कौन क्या क्या है। ये हमारा है मुख, ये हमारा है ग्रसनी, और सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके आज यही इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, यानी कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा, चाहे वो बड़ा वाला क्वेश्चन हो यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो वन लाइनर हो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला है इस चैप्टर से। ठीक, सारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो यहाँ पे आपका क्लियर करा देंगे हम। ये छोटी आंत हो गया, ये हमारा बड़ी आंत हो गया। ठीक, तो जैसा हमने बताया था कि पहले मुख में जाएगा, फिर ग्रसनी में जाएगा, फिर अमाशय में गया, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, वो फिगर के माध्यम से था, ये ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से था। ठीक, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि आप जहाँ पे फंसते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता है, वो होता है कि आहार नल क्या है, ग्रास नली क्या है और ग्रसनी क्या है। ठीक, पहले हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको बताते हैं आहार नाल क्या होता है। ठीक, आहार नाल क्या होता है, आहार नाल। तो जब भी हम बात करेंगे आहार नाल की, तो आहार नाल का अर्थ होता है कि, एक सेकेंड, ठीक, आहार नाल का अर्थ होता है कि आहार को ले जाने वाली नली, यहाँ पे लिखा है ना आहार, और यहाँ पे क्या लिखा है नाल, यानी आहार मतलब क्या होता है भोजन, तो भोजन को ले जाने वाली नली। तो अगर ये भोजन को ले जाने वाली नली है तो और नली क्या काम करती है, ग्रास नली किस काम में आती है, अंतर है, डिफरेंस क्या है वो सुनिए ध्यान से। आहार, ये आहार को ले जाने नली है, लेकिन यह मुख से होते हुए पूरा, मतलब मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर यहाँ शरीर से बाहर निकालने तक, यानी मुख से गुदा तक। ठीक, मुख से गुदा तक यानी शरीर से बाहर निकालने तक की जो नली होती है उसे हम कहते हैं आहार नली, और यह सबसे लंबी नली है। ठीक, क्या है, लंबी नली होती है। कहाँ से कहाँ तक, मुख से गुदा तक। कौन है, आहार नली, यानी आहार को खाने और शरीर से बाहर निकालने तक का जो सफ़र तय करता है वो क्या हो गया, आहार नली। इतनी बातें क्लियर हुई, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, तो ये जो डाउट था बच्चों का, पहला डाउट क्लियर हो गया कि आहार नाल क्या है या आहार नली क्या है। तो मुख से भोजन को लेने और शरीर से बाहर निकालने तक की जो प्रक्रिया होती है वो क्या हो गई, आहार नली हो गई। इतना बातें हो गई। अब हम बात करेंगे मुख की। ठीक, मुख में क्या क्या होते हैं। तो मुख जब आप खोलोगे तो आपको दिखेंगे दांत। क्या दिखेंगे, दांत। अब ये दांत, चलिए ठीक है, इसको हम आगे अलग से टॉपिक पढ़ा देंगे, आज हम बस इतना पढ़ते हैं, दांत है। ठीक, दांत हो गया, और क्या दिखता है आपको, जीभ दिखता है। ठीक, इसके बाद आपको क्या दिखता है, ये आपको नहीं दिखता होगा। ठीक, आप महसूस कियोगे, हम समझा रहे हैं। आपको दिखता होगा लार रस। क्या दिखता हो, लार समझ लीजिए बस, लार। अब लार क्या होता है कि यहाँ पे गुलाब जामुन रखी थी और आप यहाँ दूर से खड़े होकर देख रहे हो कि काश इसमें मिल जाता। हम भी ये सोच रहे हैं काश ये मिल जाता। ठीक, तो उस टाइम पे जो एक द्रव बाहर आता है, एक लिक्विड की तरह बाहर आता है मुख से, तो वो होता है लार। अब ये लार निकलता कहाँ से है, तो ये लार निकलता है हमारा, ये लार कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से। कहाँ से निकलेगा, लार ग्रंथि से। कहाँ से निकलेगा, लाल ग्रंथि से। आप इसे लार कह लीजिए या फिर लाला रस कह लीजिए, एक ही मतलब, नाम एक ही है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, मुख में क्या क्या हुआ, दांत हुआ, जीभ हुआ, लार निकला हमारे यहाँ से, लाला रस निकला। लाल रस कहाँ से निकला, तो लार ग्रंथि से निकला। मुख का क्लियर हो गया, इसको मिटा दें। अगर आप चाहें तो इसको नोट ले लें या फिर इन कॉपी पे नोट्स बनाते हुए ऐसे चलिएगा। ऐसे ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और आप में एग्जाम में आसानी से लिख भी पाएंगे। तो ये मुख का पूरा कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रसनी क्या होती है। तो ये सब जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं ये सब एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक, क्या हैं, एक दूसरे से अटैच हैं। ये यहाँ, फिर ये बड़ छोटी यहाँ से, छोटी यहाँ बड़ी यहाँ से, फिर ये बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये सब एक दूसरे से ब्लॉक अटैच हैं। अब ग्रसनी क्या होती है, तो ग्रसनी होती है, ग्रसनी है जो हमारा, ये दो प्रकार की नली से मिलकर बनी है। एक होती है श्वास नली, यानी श्वास नली, और ग्रास नली। क्या क्या हुई, श्वास नली हुई और ग्रास नली हो गई। यानी श्वास नली में क्या जाएगा, जिसमें श्वास जाता हो, और ग्रास नली में क्या होता है, जिसमें हमने क्या कहा, आहार या फिर भोजन जाता हो, आपने जो भोजन खाया हुआ है। तो ऊपर का जो भाग होता है वो ग्रसनी हो गया, ऊपर का भाग क्या हो गया, ग्रसनी हो गया। लेकिन बाद में जाके क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा बीच में से, एक तरफ श्वास नली, एक तरफ ग्रास नली। तो इसीलिए आप बड़े बुजुर्ग कहते हैं कभी कभी कि खाना खाते टाइम आवाज़ नहीं करनी चाहिए, फिर बोलना नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? हमें आप लोग को लगता है कि चुपचाप खाना नहीं खा रहा है, बकवास कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। अब वो रीज़न ये है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं उस टाइम पे, तो वो भोजन क्या होता है, इस नली को क्रॉस करके इस नली में पहुंच गया, यानी खाना खाने नली को क्रॉस करके श्वास नली में पहुंच गया, और तभी आपको खाना अटक जाता है तो आप पानी पीते हो। ठीक, तो एक तरह से अगर आप बात करोगे, इतनी बात समझ में आई। ग्रसनी क्या है? श्वास नली और ग्रास नली दोनों नलियां हैं। ठीक, दोनों दो पार्ट में डिवाइड हैं, एक श्वास नली है और ग्रास नली है, लेकिन 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 दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ग्रसनी को हम क्या कहेंगे? जैसे आप घर में जो स्विच होता है वो क्या काम करता है? घर में जो स्विच होता है, आप कोई भी फैन चालू करना है तो आपने इन कर दिया, बंद करना है तो आपने ऑफ कर दिया। ठीक, तो यह कार्यक्रम चलता रहता है आपका, ऑन ऑफ करते रहते हैं आप दिन भर। तो ग्रसनी को इसलिए हम कभी स्विच की तरह मानते हैं। कैसे मानेंगे? स्विच की तरह, यानी भोजन को लाना, फिर उस नली को बंद कर देना, फिर भोजन को लाना, फिर बंद कर देना। इधर ग्रसनी को अलग ग्रास नली को अलग भेजना है, श्वास नली को श्वास वाला अलग भेजना है। तो यह एक तरह से स्विच की तरह कार्य करता है, जिसकी वजह से हम इसे ग्रसनी कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। ठीक, अब इस ग्रसनी के बाद क्या आया? ग्रास नली आया होगा। क्या आया होगा? ग्रास नली, क्योंकि ये तो ग्रसनी था, ग्रसनी के बारे में बताया हमने। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा ग्रास नली। जो बीच का है वो क्या है? ग्रास नली। अब ग्रास नली क्या है? बस भोजन गया, कहाँ गया? अमाशय में गया। मुख के बाद ग्रसनी में गया, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद कहाँ गया भोजन? अमाशय में। अब जो सारा खेल है ना, वो कौन खेल रहा है? अमाशय। जैसे आप सब जानते हैं कि जो हमारे क्रिकेट में टॉप है भैया, वो कौन है? विराट। कौन है? विराट। ये सारा खेल यही खेलते हैं। तो वह समझ लीजिए अमाशय क्या है? विराट कोहली है, कि सारा खेल यही खेलने वाले हैं। ठीक, अब इसमें ऐसा कौन कौन सा, जैसे विराट कोहली में तो बहुत सारी खूबियाँ हैं, अब हमारे अमाशय में से क्या क्या चीज़ें हैं भाई, जिसकी वजह से हम इसको विराट कह रहे हैं, या फिर हम इसको इतना बोल रहे हैं कि अमाशय सारा काम यही करने वाला है। तो इसमें पाया क्या जाता है वो ध्यान से सुनिए। तो अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप HCl के नाम से भी जानते हो। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है, हम लिख दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, अब अगर कोई अम्ल है तो इसका मतलब होता है उसका pH 7 से कम होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा हुआ तो क्या हो गया? क्षारी, 7 रहा तो उदासीन। तो इसका pH लेवल कितना होगा? 7 से कम होगा। ठीक, इसमें एक एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? एंजाइम। क्या पाया जाता है? एंजाइम, जिसका नाम क्या होता है? पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। समझ लीजिए आपने पेप्सी पिया है। ठीक, क्या पिया है? पेप्सी। कहाँ गया होगा? पेट में। अरे भाई क्यों पीते हैं? सब कुछ कहाँ जाने वाला है? पेट में। तो पेट में हम क्या गया है? पेप्सी। ठीक, क्या क्या? पेप्सी। अब ये पेप्सी हमने क्यों पिया है? हमने पेप्सी को पिया है किस काम के लिए? हमने इस पेप्सी को पिया है कि भाई तुम जाओ और प्रोटीन का पाचन करो। क्या करो? प्रोटीन का पाचन। जैसे आपने एक आया है ना ड्रिंक करके, कोई स्टिंग करके, पीते तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ठीक, तो वैसे पेप्सी भी बोल रहा है, देखिए यहाँ पी दोनों हैं। ठीक, पी। तो आपने क्या पी? तो आपने पी पेप्सी। किस लिए? कि प्रोटीन का पाचन हो सके। तो पी। ठीक, याद रखिएगा। अमाशय में क्या है? HPP। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक, यहाँ पे एक ट्रिक बन गया ना, ऐसे आप भी ट्रिक बना दिएगा, हमको बता भी दे कीजिए, HPP। ठीक, तो अमाशय में क्या रहा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H से, P से क्या था? पेप्सिन एक एंजाइम था। क्या कार्य था उसका? प्रोटीन का पाचन करने का था। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर से एक बार, HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मेरे साथ आप भी बोल सकते हैं, या कमरे में बंद करके बैठा कीजिए, जिससे आप बोलें और आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहीं याद हो जाएं। फिर अलग से आपको ना जाना पड़ेगा, अब किताब भी पढ़ना है भाई, फिर सीरीज भी पढ़ना है, तब जाके पेपर देना है। नहीं, यही सारी चीज़ आप क्लियर करके तब उठिए। ठीक, तो HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। pH कितना होगा इसका? 7 से कम होगा। अब भैया हमने HPP याद किया है, तो P से क्या होगा? हमने पेप्सी पी है। एंजाइम कौन सा हो गया? पेप्सिन एंजाइम हो गया। किस काम के लिए भेजा है तुमको? हमने भेजा है तुमको प्रोटीन का पाचन करने के लिए। अब इसमें कुछ आपके मैथमेटिक्स वाले भी, ये आपका लिख लिए हैं आप। ठीक, इसे मिटा दे रहे हैं हम।
अब हम बात करेंगे कि ये कितना लंबा चौड़ा कितना, थोड़ा बहुत आपको इन सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका, ठीक, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास भी है, तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ा याद भी करनी पड़ेंगी। तो इतना तो आपको याद रहेगा, आपका पेट क्या है, सबसे चौड़ा है, इतना तो याद ही रहेगा ना कि सबसे चौड़ा क्या है, आपका पेट है, यानी अमाशय हो गया। ठीक, इसका तो आप याद रख लीजिएगा कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, तो 24 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक, कितना, 24 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इतना याद हो गया आपको अमाशय के बारे में, एकदम अच्छी बात है, हो गया क्लियर। अब फिगर एक बार देख लें इसका, ठीक, हम खुद से बना लेंगे। ठीक, ये रहा अमाशय का फिगर, और अमाशय के जो नीचे वाला भाग था इसे हम क्या बोले थे, ग्रहणी। क्या बोले थे हम, ग्रहणी। ठीक, क्या बोले थे, ग्रहणी। और आपसे कभी कभी वन लाइनर पूछता है ग्रहणी का आकार क्या होता है, तो आप बोलेंगे सी के आकार का होता है। कैसा होता है, सी के आकार का होता है। तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं ना आपके, वही एग्जाम में आपको काम देने वाले हैं। ठीक, आप बड़ी बड़ी चीज़ें याद करके चले जाइए, और याद करने से तो बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो आप चीज़ों को लर्न करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक ढूंढ लिया कीजिए जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। इसके बाद अमाशय में गया, पेट में गया। अब पेट में अब आप इतना जानते हैं कि एक कहावत है ना कि जो दोगे वही पाओगे, तो सेम वही चीज़ कि हमने क्या रखा है पेट में, अम्ल रखा है ना, तो हम सामने वाले को क्या देंगे, अब मेरे सामने जो आएगा उसको क्या देंगे, उसको भी तो अम्ल ही देंगे। इतनी बातें क्लियर हुई। तो अब अमाशय में से जो भोजन था वो कहाँ गया, वो गया छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जब भोजन गया तो वो क्या कह रहा है कि सारा अम्ल किसके पास हम भेज दिए, छोटी आंत के पास। किसके पास भेज दिए, यहाँ पे छोटी बहू नहीं है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे छोटी आंत है जिसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और यहाँ पे छोटी बड़ी आंत को बिग इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक, छोटी आंत को आप एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसे आप क्षुद्रांत कहते हैं, और बड़ी आंत को आप क्या कहते हैं, वृहदांत। कभी कभी ये भी पूछ लेता है भाई, यूपी बोर्ड का भरोसा नहीं है, आप पूरा पढ़ के जाइए अच्छे से एकदम। ठीक, तो हाँ, तो भोजन पेट से गया, पेट में क्या था, अम्ल था, अम्ल से कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, छोटी आंत के पास। इतना पहुँच गया, छोटी आंत तक पहुँचा दिया है। तो अगर आपने अमाशय को विराट याद किया है, तो अब आपको याद करना पड़ेगा कि हमारा जो यहाँ पे छोटी आंत है ना, ये बस छोटी नाम है, काम बड़े अनोखे हैं। जैसे छोटी सुई काम बड़ा कर जाती है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे इसका नाम भले छोटी है, लेकिन काम पूरा किसका वाला करने वाली है, MS धोनी वाला। कैसा करेगी, MS धोनी वाला। विराट को बहुत पीछे छोड़ देगी, कौन छोड़ देगा, MS धोनी। मतलब यहाँ पे छोटी आंत छोड़ देगा, किसको पीछे छोड़ेगा, अमाशय को। कैसे छोड़ेगा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पाई जा रही हैं भाई, वो देखने वाली बात होगी। तो अब जानते हैं कि छोटी आंत में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात, छोटी आंत को हम क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। ठीक, यह हमारा प्रमुख अंग होता है। प्रमुख अंग क्यों, क्योंकि जितने भी चीज़ों का भोजन नहीं हो पाता है वह यहाँ पे आकर पच जाता है। जैसे तो हम भाई, तुम कितने लोगों से भी जीत जाओ, लेकिन जब MS धोनी के पास आओगे तो हार जाओ। तो वही बात है कि तुम सब कुछ ला के पटक तो छोटी आंत के पास, ये पचा ले जाएगा। बहुत बड़ा पेट है भाई इसका, मतलब पेट नहीं है, आंत है, इंटेस्टाइन है। ठीक, इसके बाद प्रमुख अंग हो गया, कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, तो यह 6 से 8 मीटर लंबा होता है। ठीक, कैसा होगा, 6 से 8 मीटर क्या होता है, लंबा होगा। कैसा होता है, आपने फिगर में देखा था, तो कुंडली के नुमा होता है, कुंडली नुमा होता है, यानी कुंडली के आकार का होता है। इसके बाद अगर हम और इसके बारे में बात करें, ठीक, तो यह क्या हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या कहाँ स्थित होता है, तो हम बोलेंगे कि डायाफ्राम के पीछे स्थित होता है। कहाँ स्थित होगा, डायाफ्राम के पीछे। ठीक, अब इसके नीचे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पित्ताशय दिखा था आपको, कौन से कलर का था सोचिए। ठीक, पीछे ले जाएं फिर से आपको, तो ये रहा, ये रहा। ठीक, इसे इरेज कर देते हैं पहले, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखिए पित्ताशय। ठीक, जी कहाँ पे है, ये हरा रंग का, ये दिख रहा है ना, तो अमाशय से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहाँ से निकला होगा, नीचे से निकला होगा, तो ये पित्ताशय हो गया। और यहाँ पे आपको येलो कलर का एक पत्ती नुमा दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा
अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। तो समझ में आया? ठीक, हरा वाला पित्ताशय है, ध्यान रखिएगा। पीला वाला क्या है? अग्नाशय है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या होता है भैया? एक तो क्या लगा है हमारा? पित्ताशय। ठीक, इससे क्या लगा हुआ है? पित्ताशय। अब यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। कैसे फंसेंगे हम बता रहे हैं, एग्जामिनर आपको फंसाएगा कैसे। ठीक, अब इसमें आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पित्तरस कहाँ से निकलता है। ठीक, या पित्तरस को कौन निकालता है? क्या पूछा एग्जामिनर ने? पित्तरस को कौन निकाल रहा है? तो आप तुरंत बोलेंगे नहीं, पित्ताशय निकालता है। तुरंत क्लिक करके आगे घर आके कहेंगे अब मार दिए, फोड़ दिए एग्जाम को एकदम। 50 में 50, 70 में 70 पाएंगे। ठीक, लेकिन जब घर आके खोले, किताब खोले, अरे भाई पित्तरस का स्राव तो ये नहीं करता था, तब कौन करता था? तब आपको याद आएगा कि पित्तरस का स्राव पित्ताशय नहीं करता है। नाम भले मैच कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहीं फंसेंगे आप। हमको पता है कहाँ फंसने वाले हैं आप। ठीक, तो पित्तरस का स्राव जो होता है वो होता है यकृत से। कहाँ होगा? यकृत से। फिर से, पित्तरस का स्राव कौन करता है, यानी पित्तरस को कौन निकालता है? तो वो यकृत निकालता है। कौन निकालता है? यकृत निकालता है। और स्टोर कहाँ होता है? जाके स्टोर होगा पित्ताशय में। कहाँ स्टोर होगा? पित्ताशय में। अगर आपको इतना अभी भी समझ में नहीं आया, फिर से हम समझा दे रहे हैं। आप फिगर देखिए। ठीक, ये ऊपर क्या है? ऊपर है हमारा यकृत। ऊपर क्या है? ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ये यकृत है। ठीक, और इसके नीचे क्या है? पित्ताशय है। तो यहाँ से पित्तरस निकलेगा और नीचे क्या होगा? स्टोर होगा। नीचे क्या होगा? स्टोर होगा। ठीक, पित्ताशय में स्टोर होगा। और पित्तरस निकलता कहाँ से है? तो वो यकृत से निकलता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, इसके बाद पित्तरस अगर आपसे पूछे, वैसे आशा है कि नहीं पूछेगा इस बार, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए पूछ लिया तो क्या करेंगे? वहाँ पे कहेंगे कि हम यूट्यूब पे देख के आ रहे हैं, ठीक, या गूगल करके आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि पित्तरस कौन सा होता, किस कलर का होता है, तो आप बोलेंगे पीले रंग का। किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक, पित्तरस स्टोर कहाँ पे हुआ? पित्ताशय में। पित्तरस निकाला कौन? तो वो निकाला था हमारा यकृत भाई साहब ने। और यकृत के बारे में एक और अनोखी बात, बहुत अच्छी बात याद कर लीजिए कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। कभी वन लाइनर पूछ ले तो बता दीजिएगा कि हमने भी पढ़ा है, हमसे सवाल मत बदलिए, हम बता लेंगे आपका आंसर। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब हमको इसके आगे भी पढ़ना है। और मेन बात सबसे कि अगर आप अभी तक इस वीडियो पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, हाँ, तो अब हमने क्या बात किया? ठीक, ये इतना चीज़ें हो गया कि पित्ताशय होता है, फिर पित्तरस होता है, यकृत हो गया, इतना हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि बड़ी आंत क्या होती है। छोटी आंत के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत क्या होती है। और बड़ी आंत में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि बड़ी आंत जो होता है वह क्या कहते हैं? इसे वृद्धांत कहते हैं। इसमें जल, खनिज लवण, जल हो गया, खनिज लवण हो गया, और जितने भी कठोर पदार्थ होते हैं उनको अगर पचा पाया तो ठीक है, वरना कहेगा भाई मलद्वार इसको बाहर ले जाओ, शरीर से बाहर निकाल दो। तो बड़ी आंत का बस इतना है, बस नाम बड़ा है, काम छोटे। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले यहाँ पे हाल हैं कि जितना सब बचा खुचा रहेगा किसके पास हम ला के रख देते हैं? तो हम ला के रख देते हैं बड़ी आंत के पास कि भाई तुमको करना है तो करो, वरना फिर इसको बाहर निकाल देना। ठीक, इतनी बातों में हमने आपको ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो पाचन तंत्र का था क्लियर हो चुका है। फिर भी अभी भी कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, तो उनको भी हम यही क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अभी हमने एक आपको दिखाया था अग्नाशय। क्या दिखाया था? अग्नाशय का फिगर दिखाया था, जो आपको पत्ती के रूप में दिख रही होगी। ठीक, तो इसमें क्या होता है? किस आकार का आपको दिखा था? तो सी के आकार का आपको दिखा था। ठीक, किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। इसके बाद कैसा होगा? तो बहुत कोमल अंग होता है। सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये, मतलब पहली कौन सी थी? यकृत थी। दूसरी कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी मत लिखिएगा, सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फर्स्ट नंबर पे कौन?
फर्स्ट नंबर पे यकृत। ठीक, इतना हो गया कि यकृत और कहाँ होता है, तो आप अमाशय के ठीक पीछे बोल सकते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ था, तो आप ये भी बोल सकते हैं। देखिए अग्नाशय है और यह कहाँ पीछे रहता है, अमाशय के ठीक पीछे। इतना बहुत है आपके लिए, एग्जाम में आप टॉप करके आएंगे इतना पढ़ लिए तो। ठीक, तो ये अग्नाशय के बारे में, किसी आकार का होता है, गुलाबी रंग का होता है, कोमल होता है, सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, पहले पे हमारा यकृत आता है और अमाशय के ठीक पीछे स्थित होता है। हो गया इतनी बातें क्लियर। ठीक, आगे बढ़े। लेकिन अभी कहाँ, अभी अम्ली तुम्हारा बचा ही है। ठीक, आप भी पूछ लिया कीजिए भाई, कहाँ बचे हैं अभी अम्ली। अब भोजन को छारी कौन करेगा, अम्लित भोजन निकलता है नहीं, भोजन कैसा बनाना पड़ेगा, हमको भोजन को छारी बनाना पड़ेगा। कहेगा कि नहीं भाई हम लेंगे ही नहीं, पहले तुम भोजन को छारी बना के भेजो। ठीक, बढ़िया क्या कहेगा कि हम बहुत बड़े हैं भाई, हमको नहीं चाहिए, हम अम्ली भोजन लेंगे ही नहीं, हमको क्या चाहिए, छारी भोजन चाहिए। तब हमारा आता है सबका बदला लेगा तेरा ये फैजल। तो अग्नाशय कहता है कि हम बना के देंगे तुम्हें। कौन बना के देगा, अग्नाशय बना के देगा। क्या बना के देगा, छारी बना के देगा भोजन को। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, वन लाइनर भी क्लियर हुआ आपका, लघु उत्तरी भी क्लियर हुआ आपका, फिर अति लघु उत्तरी, मतलब कुछ भी कर लीजिए आप, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो से फंस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आया है या फिर एक बार में याद नहीं हो रहा है, तो आप इसको 2 बार देख लीजिएगा या फिर और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, और इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो वो हमारा टॉपिक है श्वसन, कि श्वसन क्या होता है। ये तो पहली बात तो 2 में हो जाएगा, एक तो मनुष्यों में हो जाता है और एक पेड़ पौधों में हो जाता है। तो हालांकि हमने आपको यहाँ पे कुछ 1 सेकेंड, ठीक, यहाँ पे आपको ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक बार हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ और ऐड, वैसे कुछ तो बचा नहीं है, बाकी हमने पढ़ा दिया है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है जो, वो देख लीजिए कि लार जो होता है जीभ के नीचे स्थित लार ग्रंथियों द्वारा साबित होता है, बता ही दिया था हमने, जिसमें लार एमाइलेज जैसे पाचन एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देते हैं। ठीक, स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है कौन, लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन में आते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, उसका पाचन कहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है, तो मुंह में ही होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जीभ क्या करता है, भोजन को गीला करने में मदद करता है, तो घुमाने में निगलने में मदद करता है। मुंह से भोजन कहाँ गया, ग्रास नली की दीवारों में गया। इसके बाद माध्यम से ग्रास नली की पेट की भोजन की नली बनती है, में जाता है। अमाशय में क्या बना मिला हमको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो एक अम्लीय माध्यम होता है जो भोजन को टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक का काम होता है भोजन को टुकड़ों में तोड़ना, और सबका इसमें यही काम है कि भोजन को भाई तुम थोड़ा और छोटा करो, फिर वो कहेगा नहीं तुम थोड़ा और छोटा करो, कोई कहेगा तुम मुलायम करो। ठीक, सबका एक ही काम है। ठीक, इसमें कुछ पाचक रस भी होते हैं जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ने में मदद करते हैं। पेट से भोजन अंततः छोटी आंत में चला जाता है, इसके बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत फिर गायब। ये रहा आपका छोटी आंत के बारे में, सब कुछ लिखा हुआ है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, क्योंकि कुंडलीनुमा होता है तो काफ़ी लंबा होता है। यह वह स्थान है जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। देख रहे हैं ना। ठीक, MS धोनी याद आ रहा है ना, धोनी की। ठीक, तो ये सारा काम एक साथ कर दे रहा है एक ही जगह पे। इसे 2 अलग अलग ग्रंथियों यकृत के बारे में बता दिया हमने आपको। अग्नाशय से आंतों का रस मिलता है जो भोजन के आगे पाचन में मदद करता है। लीवर यानी यकृत को ही कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त रस का स्राव करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है, यानी पित्त रस स्टोर कहाँ पे हो रहा है, पित्ताशय में, और वसा के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी वसा मतलब फैट। ठीक, अग्नाशय में एंजाइम होते हैं जो सभी खाद्य घटकों को पूर्ण पाचन में मदद करते हैं, यानी अग्नाशय में भी लास्ट वाले में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोजन को पूर्ण पाचन करने में मदद करते हैं। तो ये पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट था वो पाचन के बारे में हो गया। हमने आपको डिफिनेशन बता दिया, छोटी आंत बड़ी आंत लंबाई कितनी होती है ये बता दिया, उनके कार्य क्या होते हैं ये हो गया है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन क्या होता है। तो जब हम श्वसन की बात करते हैं तो यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है, एंजाइमों द्वारा होता है। और कार्बनिक पदार्थों के टूटने से ऊर्जा मिलती है। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, मेनली हमको ऊर्जा ही चाहिए भाई। यह 2 प्रकार का होता है।
ठीक, पहला होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे आप वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, वायवीय का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन हो, क्या हो, जहाँ पे ऑक्सीजन होता है उसे हम वायवीय श्वसन कह रहे हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन क्या होता है, यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है, यानी जो हमने भोजन लिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट फूट रहा है और उससे हमको एनर्जी मिल रही है, तो वो वायवीय श्वसन है। और अवायवीय क्या है कि यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, ठीक, जो हमने ग्रहण किया है उसको टूट तो रहा है लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर उसकी उपस्थिति में ये प्रक्रियाएं हो रही हैं तो वो श्वसन क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हो चुकी। श्वसन के बारे में हमने आपको बता दिया कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया हमारा वायवीय श्वसन, एक हो गया अवायवीय श्वसन। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर होता है, तो मे बी फिर आप एक बार आपको चक्कर जरूर आ जाएगा कि सांस लेना और श्वसन में अंतर क्या होता है, नहीं पता। चलें ठीक, ये भी कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर कर देते हैं। वैसे यहाँ पे टॉपिक तो नहीं था लेकिन फिर भी सांस लेना और श्वसन क्या होता है, ठीक, सांस लेना और श्वसन। देखिए, श्वसन को आप क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि सांस लेना को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं या ब्रीथ कहते हैं। ठीक, अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें तो सांस लेने का अर्थ होता है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया कैसे कि आपने नाक से ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, यह हो गया हमारा सांस लेना। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस एक बार सांस लिया, आप भी सांस लीजिए, एक बार सांस अंदर लें फिर बाहर निकाल दें, ये हो गया सांस लेना। लेकिन श्वसन क्या है, श्वसन यह नहीं कहता बस आप सांस ले ली बाहर निकाल दें, इसमें बोलता है भाई भोजन का ऑक्सीकरण भी करो, क्योंकि हमको इसमें क्या, हमको इसमें ऊर्जा की चाहिए, क्या चाहिए, मेन मेरा एम क्या है, हमको इसमें ऊर्जा चाहिए। और ये बोलता है नहीं भाई बस सांस लिए बाहर निकाल दे, इतना इनफ है, इसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले। ठीक, तो यहाँ पे भोजन का अवशोषण भी होता है, सॉरी ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होने के बाद क्या मिलेगा हमको, ऊर्जा मिलेगी, ऑक्सीकरण करता है, जबकि यहाँ पे बस ऑक्सीजन को लिया और उसको बाहर कर दिया। ठीक, यहाँ पे आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलने वाली है। ठीक, यहाँ पे बस फेफड़ों का काम आता है। ठीक, कि मतलब सांस लिया, फेफड़ों में गया, फिर उससे जितने भी खराब चीज़ें थी वो आपने नाक से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी। तो यहाँ फेफड़ों का मैटर होता है, लेकिन यहाँ फेफड़े नहीं, यहाँ पे किनका मैटर आ जाता है, सेल का, यानी कोशिकाओं का मैटर आ जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि आपने जो भोजन किया फिर वहाँ पे जाएगा, फिर इसमें टूटेगा, फिर आपको ग्लूकोज दो भाग में टूटेगा, CO2 + H2O, फिर आपको एनर्जी देगा। तो ये सब चीज़ें सेल में होती हैं, यानी कोशिकाओं में होती हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें सबसे मेन इंपॉर्टेंट की, तो यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है। बस आपने नाक का उपयोग किया, यह एक क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। जबकि श्वसन क्या होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो ये बेसिक था, ये बहुत ही बेसिक है, आपको पहले से पता होना चाहिए, लेकिन हमको लगा कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता के तभी आगे बढ़ें, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट भाई पीछे जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे कैसे समझेंगे। ठीक, तो ये श्वसन हो गया हमारा। अगर हम श्वसन की बात करें तो ठीक, अगर हम श्वसन की बात करते हैं तो आप में ये, अगर आप फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमको, ये हम फिगर बनाएं तो आपको समझाते हैं। ठीक, ये हमारा श्वास नली हो गया, ये श्वसनियों में बट गया, ये हमारे भाई दो नन्हे मुन्ने फेफड़े हो गए, फिगर पे मत हंसिएगा, ठीक ठाक से बन रहा है। ठीक, ये हो गया फेफड़ा। ठीक, यहाँ पे कुछ कुंडली नुमा लगा होता है, ये आपको कुछ इस प्रकार दिखता होगा। ठीक, ये यहाँ से कूपिकाएँ निकली होती हैं। पहले हम आपको सबके नाम बता देंगे कि ये क्या क्या होती हैं, फिर आपको हम इसके काम बताएंगे। ठीक, तो अब बात आती है कि इनका नाम क्या क्या है। तो भाई ये तो हो गया आपका नाक, यहाँ से आपने सांस लिया, ठीक, यानी अपना ऑक्सीजन लिया। और ऐसा नहीं है कि आप बस ऑक्सीजन ही ले रहे हो, आप नाइट्रोजन भी ले रहे हो,
आप बहुत प्रकार की दूषित गैस भी ले रहे हो। ऐसे थोड़ी है कि आपका नाक कह रहे नहीं भाई जो खराब है हम उसको बाहर रखेंगे, उसको अंदर नहीं लाना है, सब कुछ आना है, सब कुछ अंदर जाएगा, कैसा भी वायु हो। ठीक, तो यानी आपने वायु को अंदर लिया तो ये आपका नाक हो गया। अब इसके ऊपर का जो भाग था वो क्या था, ग्रसनी। अगर आप पिछला पाचन याद कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो गया, ग्रसनी। अब ग्रसनी के नीचे जो ये नली है ये क्या हो गई, ये हो गई श्वास नली। ये क्या हो गई, श्वास नली। ठीक, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका कंठ स्थित होता है, क्या हो गया, कंठ। ठीक, ये हो गई श्वास नली। अब यह आगे बढ़कर जो ये आपको दो भाग में दिख रही है ना, ये भाग में दो भाग में जाती टूट जाती है, मतलब बढ़ जाती है, टूटती नहीं बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं श्वसनी। जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी। यह दो होता है, एक होता है हमारा दायां, एक होता है बायां, यानी दाएं तरफ वाला दायां श्वसनिका हो गया और बायां वाला बायां श्वसनिका हो गया। ठीक, इसके बाद आपको जो ये अंगूर के गुच्छे के समान दिख रहे होंगे ये है कूपिका। ये क्या है, कूपिका, जिसका बस एक ही काम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। क्या करना है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, और ये जो लंबी लंबी नली आपको दिख रही हैं कूपिका से पहले वाले, आप इसे कहते हैं श्वसनिकाएं। अब देखिए यहाँ पे भी जैसे आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हो, समझ पाएंगे। जैसे ग्रसनी हो गया, श्वास नली हो गया, श्वसनी हो गया, फिर यहाँ श्वसनिकाएं हो गया। तो आपको सब में डिफरेंस समझ में आ रहा है, पहले ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, देन अंदर कूपिकाओं से पहले क्या आ गया हमारा, श्वसनिकाएं। ये होता है कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही आपको पढ़ना है कि ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा बजा दे तो फिर आप फंस जाएं। ठीक, अब ये हमारा दोनों तरफ क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। क्या हुआ, फेफड़ा। ठीक, ये कैसा होता है, तो पतला होता है, ये दोहरी झिल्ली से ढका होता है। कैसे ढका होता है, दोहरी नुमा झिल्ली से ढका होता है। ठीक, और नीचे ये क्या होगा आपका, डायाफ्राम। ये क्या हो गया, डायाफ्राम हो गया। ठीक, जो फेफड़े के जस्ट नीचे होता है। तो ये पूरा हमारा क्या था, फिगर है कि कैसे कैसे क्या क्या बस नाम है। अभी आपने सांस में क्या क्या लिया, कौन कौन पहले गया, वो हमने आपको अभी तक नहीं बताया है। अगर आपको यही बता दे क्या आपको, ठीक, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगेगा, हम आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं कि कैसे कैसे कार्य क्रिया करता है। ठीक, फटाफट समझिएगा क्योंकि हमको इस चैप्टर को ख़त्म भी करना है और आज ही ख़त्म करना है। ठीक, इसको 5-6 दिन नहीं ले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। ठीक, तो पहले नासा द्वार आया। नासा द्वार क्या है, नासा द्वार है कि आपका जो नाक होगा उसमें दो गैप ही होंगे ना, इधर साइड उधर साइड, उसे कहते हैं नासा द्वार। ठीक, उंगली ला के देख लीजिएगा, नासा द्वार हो गया। फिर क्या आया, ग्रसनी आया। ग्रसनी के बाद कंठ था, कंठ के बाद क्या था, श्वास नली थी, श्वास नली थी। श्वास नली के बाद कहाँ गया, श्वसनी में गया होगा हमारा जो वायु था। श्वसनी के बाद कहाँ गया, श्वसनिका में गया, श्वसनिका में गया। श्वसनिका के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि फेफड़ों में, फिर फेफड़ों में से रुधिर वाहिकाओं तक पहुँचा दिया गया। ठीक, तो ये पूरा जो कार्यक्रम चलता है वो हमारा श्वसन में आता है। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था जो था वो क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ सकते हैं अपने आने वाले अगले टॉपिक की तरफ। इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमको यहाँ पे और भी चीज़ें समझनी हैं। तो ये हमारा हो गया श्वसन, जो किसमें किसमें था, मनुष्यों में हमने श्वसन को पढ़ लिया है। अगर आप चाहें तो पौधों में भी आप श्वसन को पढ़ सकते हैं, यानी पादपों में श्वसन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट देख लें पहले यहाँ पे हमने लिखा है या नहीं। श्वसन यहाँ पे बस यही चीज़ बताया है। ठीक, हम आपको यहाँ से पादपों में होने वाले श्वसन के बारे में बता दे रहे हैं। हमने वहाँ पे टॉपिक डाला नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक, पादपों में श्वसन, और जल्दी जल्दी समझिए, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये वैसे छोटा ही है। पादपों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक, तो पहली बात कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग के लिए प्रॉपर प्लेस है कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, लेकिन क्या पेड़ पौधों के लिए क्या प्लेस है, कौन सी जगह से ये सांस लेते हैं, तो आप बताओगे कि भाई ये जड़, तना, पत्ती, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से ये वायु को अंदर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं। पहली बात क्लियर हुई, पहला डाउट क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन की। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे रिएक्शन की तो आप यहाँ पे बोलोगे, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना, वैसे यहाँ भी हम श्वसन को रिएक्शन को देखेंगे। तो जब भी आप रिएक्शन की बात करोगे तो वहाँ आपको रिएक्शन को याद रखना है O2 + C6H12O6
और इसको किस में तोड़ देगा, CO2 प्लस H2O और प्लस क्या रिलीज़ कर देगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। तो ये पूरा रिएक्शन हो गया। अब अच्छा आप बताइए, आप तो सांस लेते रहते हैं दिन में भी रात में भी, ठीक, तो क्या पेड़ पौधे में दिन और रात दोनों में सांस लेते हैं या फिर ऐसा नहीं है, क्या वो सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपको इतना बताना है, ठीक। तो जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं, जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं वो रात में ज़्यादा होती हैं। रात में क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, रात में ज़्यादा होती हैं और दिन में क्या होती हैं, कम होती हैं, दिन में कम। इसके बाद अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिएगा। क्यों, अभी हम समझा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि रात में कम और दिन में ज़्यादा, रात में कम और दिन में ज़्यादा। क्यों, क्योंकि भाई सूर्य का प्रकाश हमको कब मिलेगा, सूर्य का जी का प्रकाश हमको कब मिलने वाला है, ये जो मुस्कुरा के मिल रहे हैं आपसे, ये आपको कब मिलेंगे, दिन में मिलेंगे। आप ज़्यादा कब ग्रहण कर पाओगे, दिन में, ठीक, समझ में आया। प्रकाश ज़्यादा कब मिलता है, दिन में। तो सूर्य कब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब ज़्यादा होगी, दिन में ज़्यादा होगी, रात में कम होती है। और श्वसन क्या होता है, रात में ज़्यादा होता है, दिन में कम होता है। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं तो ये जब हम पत्तियों की बात करेंगे तो अगर हमने बना लिया ये पत्ती, ठीक, ये इसका बीच का भाग, और अगर आप इसे डीप में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ रोम छिद्र दिखाई देते हैं। छिद्र क्या दिखाई देंगे, रोम छिद्र, इसको पतला, ठीक, क्या दिखे, रोम छिद्र, छिद्र दिखते हैं, ठीक, या आप इसे रंध्र कहते हो। क्या कहते हो, रंध्र। पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे आप रंध्र कहते हो। अब इस रंध्र का काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान और प्रदान, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये सब क्रियाएं कहाँ से होती हैं, इसी छिद्र के माध्यम से होती हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वैसे आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी बता दें बोलिए, बता दें, ठीक है, चलिए उसे बता देते हैं, ठीक। जो छिद्र होते हैं वो ऊपर की तरफ कम और नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं, ठीक। छिद्र जो होते हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं जो नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम छिद्र ज़्यादा कर दें, ठीक, और हमने यहाँ पे पानी क्या किया, हमने यहाँ पे पानी ले लिया, बहुत सारा ग्रहण कर लिया। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पानी क्या होता है, गर्म होगा, पानी गर्म होकर क्या बन जाएगा, भाप बन के ऊपर निकल जाएगा। तो पेड़ पौधे हरे कैसे रहेंगे, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, ठीक, फिर समझिए। ये पत्ता था, ठीक, ऊपर हमने छिद्र की मात्रा ज़्यादा कर दी, आपने पानी को ग्रहण किया, फिर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश हुआ, पानी क्या होगा, ये यहाँ पे H2O लिख लीजिए, H2O। आपने क्या लिखा, पानी को ग्रहण किया, सूर्य का प्रकाश हुआ, पानी क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म बन के क्या बना, भाप बन के ऊपर उड़ गया। तो पानी ज़्यादा मात्रा में क्या बन जाएगा, वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, और पेड़ पौधे क्या रह जाएंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा हरा भरे नहीं रहेंगे। इसीलिए नीचे की तरफ ज़्यादा छिद्र होते हैं, ऊपर की तरफ कम होते हैं। और यह जो रंध्र होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला रंध्र, एक होता है बंद रंध्र, ठीक। यह एक तरह का स्विच की तरह कार्य करता है, जैसे वहाँ पे कौन काम कार्य किया था, ग्रसनी, ठीक, जैसे वहाँ पाचन में ग्रसनी कार्य कर रही थी स्विच का, वैसे ही पेड़ पौधों में रंध्र काम करता है स्विच का। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई होंगी तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये रहा परिवहन। परिवहन का अर्थ होता है भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, ठीक है, तो आप भी थोड़ा बहुत मदद कर दिया कीजिए, ठीक। और आप कैसे मदद कर सकते हैं, बस वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके और उनके भी एग्ज़ाम पे नंबर अच्छे आ सकें, ठीक। थोड़ा सा दया दिखा दीजिए उनके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी, ठीक। परिवहन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। परिवहन क्या होता है, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, परिवहन के लिए हमेशा एक तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हमको मनुष्यों में परिवहन की बात करना है। मनुष्यों में हमेशा दोहरा परिसंचरण, देखिए परिवहन का मतलब होता है यहाँ पे
परिवहन मतलब अपने आपने सुना होगा, परिवहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आप ट्रेन बुक करते हो या फिर आप हवाई जहाज़ बुक करते हो, किस लिए? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और उसे आप क्या कहते हो? परिवहन। तो वैसे यहाँ पे भी परिवहन है, लेकिन यहाँ पे परिवहन में हम आपको दौड़ के कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे खून दौड़ेंगे। ठीक, हाँ, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो यहाँ पे जो खून का आना जाना होता है वह दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक, दोबारा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, या इसे हम इसे दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं वो सुन लीजिए। प्रत्येक हृदय चक्र में, ठीक, के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। एक ये हृदय हो गया, ठीक, एक बार यहाँ पे खून आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो ये क्या होता है कि एक हृदय में ही 2 बार रक्त जो होता है, चक्र होता है, वो घूमता है, इसीलिए हम इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्लियर? रक्त और लसिका दोनों परिवहन में शामिल होते हैं, यानी रक्त और लसिका दोनों ही परिवहन में शामिल होते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे, परेशान मत होइएगा, ये सब आपको लिखा है इसलिए आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। ठीक, रक्त के घटक कौन कौन से होते हैं? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा होते हैं। 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, धमनियाँ हो गई, सिरा हो गई और केशिकाएं हो गया। धमनियाँ अपने अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, ऑक्सीजन युक्त मतलब O2 वाला खून लेके जाती हैं, और सिवाय एक फुफ्फुस धमनी। क्यों? क्योंकि फुफ्फुस धमनी जो होती है वह CO2 वाला खून को ले जाती है। तो जब भी इसे महाधमनी भी आप कह सकते हैं, या फिर फुफ्फुस धमनी भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फुफ्फुस सिरा को छोड़कर सिराओं में ऑक्सीजन रहित रक्त, यानी सिराओं में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, वो वाला खून जाता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। क्यों? क्योंकि फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन ले जाता है। बस जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। धमनी पूछे तो धमनी क्या है? धमाधम करके जो जाएगा भाई, धमाधम बल्कि वही बोलता है जो प्योर होता है, शुद्ध होता है। ठीक, तो यहाँ पे शुद्ध कौन है? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन को ले जाएगा वो धमनी है, लेकिन अगर हमने वहीं पे वर्ड जोड़ दिया फुसफुस, तो वो फुस हो जाएगा, यानी क्या लेके जाएगा? तब वो लेके जाने गंदा खून। ठीक, आपने किसी को बहुत चढ़ा दिया कि भाई तुम बहुत एकदम कमाल हो, धमाल हो, तुम धर से धमाल, ठीक, और अपने आप वही क्या किया, फुस हो गया वो, तो क्या करेगा? उल्टा काम करने लगेगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने लगा, वो ले जाता था किसको? ऑक्सीजन को। किसको ले जाता था? ऑक्सीजन को ले जाता था, लेकिन अब किसको ले जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने लगेगा। वैसे यहाँ भी, वहाँ भी जो सिराएं थी वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा रही थी, लेकिन वही फिर फुस हो गया, तो किसको ले जाएगी? अब ऑक्सीजन को ले जाने लगती हैं। इसके बाद मानव हृदय को 4 कोष्ठों में या फिर 4 कक्षाओं में बांटा जाता है, जो है दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, जैसा कि आप सब फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम कुछ आपको बताएं हृदय के बारे में, बेसिक सी चीज़ें बताएं अगर आपको, तो यह किस आकार का होता है? तो मुट्ठी के आकार का होता है। किस आकार का होगा? मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक, ठीक, यह किस आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। इसके बाद किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। ठीक, इसके बाद 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सबको पता है, बात बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। ठीक, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 4 भाग तो हमने आपको इससे बता ही दिए। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य क्या होता है? मेन तो यही है भाई, इसकी कार्य क्या है हृदय? तो हृदय का कार्य होता है, ठीक, हृदय का कार्य है, ठीक, हृदय का कार्य होता है रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। आपको पढ़ाते पढ़ाते हमारा तो गला सूख गया, ठीक है, लेकिन आप पानी लेके बैठिएगा, हम तो नहीं बैठे हैं। ठीक, तो रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना हो गया। अशुद्ध रक्त को लाना हो गया। ठीक, अशुद्ध मतलब जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहेगा खून, उसको क्या करना होता है? लाना होता है। ठीक, तुम लेकर आओ, हम इसे शुद्ध करके फिर भेजेंगे। ठीक, अशुद्ध रक्त को एकत्र करना होता है, लाना होता है, और इसको कहाँ पहुँचाएगा? इसको पहुँचाएगा फेफड़ों तक। क्यों फेफड़ों तक पहुँचाया? क्योंकि फेफड़ा ही वो जगह है जहाँ पे हमको ऑक्सीजन मिल सकता है, और जैसे ही ऑक्सीजन मिला हम क्या हो गए? प्योर हो गए, हम हो गए शुद्ध। ठीक, तो जितने भी शरीर से होंगे उनको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो शुद्ध रक्त होता है उसको लेकर आएगा, कहाँ पहुँचाएगा? फेफड़ों तक पहुँचाएगा, और वहाँ पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे शरीर में ये ट्रांसफ़र कर देता है, ये काम होता है हमारा
हार्ट का। किसका काम है? हार्ट का काम होता है। अब हार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि हार्ट जो होता है यह एक झिल्लीनुमा आवरण में ढका होता है। कैसे ढका होगा? झिल्लीनुमा आवरण में ढका होता है, जिससे हम कहते हैं, ये एक झिल्लीनुमा आवरण में ढका हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं हृदयावरण। ठीक, यानी हृदय के ऊपर लगने वाला आवरण हृदयावरण होता है, या फिर इसी को आप कहते हैं पेरिकार्डियम। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक, अब हम समझेंगे कि हृदय हमारा वर्क करता है तो कैसे करता है। ठीक, मतलब क्या क्या चीज़ें आई, जैसे हमने पाचन में समझा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने श्वसन में समझा, वैसे ही अब हम समझेंगे कि ये कार्य कैसे करता है, लेकिन किस में? ये कार्य करेगा हृदय में। ठीक, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बधाई हो, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, और जो बचे हुए हैं वो अभी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो भाई ये हमारा ऊपर एक ब्लॉक डायग्राम समझेंगे हम। ये हमारा हो गया लंग्स, यानी फेफड़े हो गए। ठीक, ये बीच वाला जो भाग हो गया, ये हमारा क्या हो गया? हृदय हो गया। हृदय 4 भागों में बटा होता है ना, आपको पता है हृदय कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। और ये हमारा हो गया सेल्स। ठीक, क्या हो गया? सेल्स, यानी कोशिकाओं से सारा, क्योंकि कोशिकाओं से ही सारा अशुद्ध खून लेकर आएगा। ठीक, तो ये अब हम इसे समझेंगे। ये हमारा पर ब्लॉक डायग्राम, ये क्या हो गया? फेफड़ा हो गया। ये पूरा हार्ट हो गया। आप इसे बना सकते हो बायां अलिंद। ठीक, हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। ये हो गया दायां अलिंद, ये हो गया बायां निलय, ये हो गया दायां निलय। ठीक, अब अलिंद, क्योंकि अ पहले आता है तो अ ऊपर रहेगा, न बाद में आता है तो न नीचे रहेगा। तो अलिंद ऊपर, निलय नीचे। बाकी जो बायां है बाईं तरफ होगा उसे बायां अलिंद, जो दाईं तरफ है वो दायां अलिंद। नीचे वाला दायां अलिंद, फिर बायां निलय, फिर क्या हो गया? दायां निलय। ऐसे काम करता है। अब यहाँ से ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो कौन लेकर आएगा? फुसफुस सिरा। आपको याद आ रहा है ना? फुसफुस, ठीक, नीचे फुसफुस, सिरा, ऑक्सीजन वाला। अगर हम ये सिरा बोलते, अगर हम बस सिरा बोलते तो आप बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून लेकर आता। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यह ऑक्सीजन वाला लेकर आ रहा है रक्त, तो इसमें क्या ऐड कर देना? फुसफुस। क्या ऐड कर देना? फुसफुस। ठीक, तो अब ये, क्योंकि ये बायालिंद है तो आप ध्यान सुनिए, ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो कहाँ लेकर आया? फुसफुस सिरा में। किस में डाला? दायां अलिंद में। ये हमारा बायां है शायद। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, बस यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक, यहाँ भी बस नाम का बायां दायां का। ठीक, आज भी यही दिक्कत है। ठीक, तो ये बायां हो गया भाई, ये क्या हो गया? दायां। ये बायां निलय, ये हो गया दायां निलय। ठीक, तो अब यहाँ पे बाएं अलिंद में लेकर गई। ठीक, अब बाएं अलिंद से यह खून कहाँ जाएगा? यह जाएगा इसमें, किस में गया? बाएं निलय में। किस में गया? बाएं निलय में। अब यहाँ से होकर ये कहाँ पहुँचेगा? केशिकाओं तक, यानी सेल से पहुँचा, कहाँ पहुँचा? केशिकाओं तक। लेकिन कौन लेके गया? इसे लेकर गया महाधमनी। कौन ले गई? महाधमनी। यानी वही महान हो सकती है जो, या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, ठीक, उससे निकल जाना। तो आप निकलोगे कैसे? धम करके। ठीक, कैसे करोगे? जैसे आप चलते हो, दौड़ जाते हो ना, तो अगर आपको हृदय से निकलना है, ठीक, तो आप कैसे जाओगे? धमधमा के निकल जाओ। आराम से निकलने की कोशिश करो तब तो फंस गए। ठीक, कैसे जाओगे? धमधमा के निकल जाना है। लेकिन निकलना एक महान काम है। निकलना क्या है? एक महान काम हो जाता है, इसीलिए क्या कहलाता है? महाधमनी। और जो सिरा है वो हमेशा हृदय की ओर आएगा। ठीक, सिरा क्या है? यह हमेशा हृदय के अंदर आएगा, लेकिन धमनी क्या करेगा? हमेशा हृदय से बाहर निकल जाएगा। तो जो बाहर निकलेगा हृदय से वो धमनी है, धमधमा के निकल जाना। ठीक, और अगर आप वहीं सिरा हृदय में जा रहे हैं तो आप क्या हैं? सिरा हैं। ठीक, तो यहाँ पे फुसफुस सिरा याद कराने का ट्रिक बता रहे हैं आपको।
क्योंकि ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा तब आप फंस जाएंगे। तो यहाँ आपको यही ट्रिक काम में आने वाली है, बाकी आपके सभी दोस्त फंस जाएंगे। ठीक, तो ये नीचे गया, नीचे किसके माध्यम से गया, महाधमनी के माध्यम से। कहाँ गया, सेल्स में यानी कोशिकाओं में गया। अभी ये तक क्या था, अभी ये शुद्ध था क्योंकि हमने शुद्ध को लेकर आया था तो शुद्ध ही है। लेकिन अब हमारा दूसरा एक और भी काम है, अगर आप ध्यान सुने होंगे तो हमारा एक काम है कि सभी अशुद्ध खून को लेकर आना है। और लेकर कहाँ आना है, फेफड़ों तक लाना है। याद आ रहा है ना? ठीक, तो अब हम जितने भी अशुद्ध खून को लाएंगे वो हम नीचे की तरफ ना ले जाके कहाँ ले जाएंगे, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। ठीक, लेकिन कौन ले जाएगा, महाशिरा। अब आप कैसे याद करेंगे, शिरा क्या है, जब जो हृदय में जाए, ठीक, जो हृदय में अपना सर डाल दे वो क्या है, शिरा, सर। ठीक, जो हृदय में जाए वो शिरा है और जो हृदय से निकल आए वो महाधमनी है। ठीक, तो लेकिन ये कहाँ जाएगा, आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये जाएगा दाएं अलिंद में। कहाँ गया, दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद के जाने के बाद फिर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। जैसे ये नीचे की तरफ आया, कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ आने के बाद अब ये फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा फेफड़ों के पास, क्योंकि शुद्ध कहाँ पे होगा, ये अशुद्ध। आधा पूरा पार्ट, सॉरी एक सेकेंड, ठीक, आधा पूरा जो भाग है ये अशुद्ध वाला चल रहा है, आधा पूरा भाग क्या चल रहा है, शुद्ध वाला चल रहा है। यानी इधर का पूरा भाग शुद्ध वाला, इधर का पूरा भाग अशुद्ध वाला। तो ये कहाँ गया, पहले दाएं अलिंद में गया, फिर नीचे आया, नीचे कहाँ पे, दाएं निलय में आया, फिर दाएं निलय से कहाँ होकर चला गया, फेफड़ों में चला गया। लेकिन दिल से निकल गया, यानी हृदय से निकल गया। कैसे निकल गया, धमधमा के। कैसे निकल गया, धमधमा के। तो कौन हो गई, धमनी। लेकिन कौन सी वाली, फुफ्फुस धमनी। कौन सी वाली, फुफ्फुस धमनी। देखिए यहाँ पे फुफ्फुस, तो यहाँ पे फुफ्फुस, यानी फुस वाला ऊपर और महान वाला नीचे। महान वाला कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ, फुफ्फुस वाला ऊपर की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बार और सुन लीजिए। ठीक, जो हृदय में आता है वो शिरा होता है, जो हृदय में अपना सर डाल दे वो शिरा है। हृदय से जो निकल जाए वो धमनी। ऊपर की तरफ हमेशा फुफ्फुस रहेगा, नीचे की तरफ हमेशा धमनी रहेगी। ऐसे हृदय में जो 4 भाग हैं उसमें ऊपर की तरफ अ पहले आता है तो अलिंद है। ठीक, और न बाद में आता है तो निलय नीचे हो गया। ठीक, इधर ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन युक्त रहेगा, इधर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम आपको एक सिंपल 1 लाइनर, भाई कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब एकदम इसका शॉर्टकट समझ लीजिए आप, उसको बता देंगे ना आप, तुरंत आपको याद हो जाएगा। इतना वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपको डायग्राम बनाने के लिए था। ठीक, एक जो एकदम फर्स्ट क्लास A1 नंबर का जो आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट है वो समझा रहे हैं। ठीक, ध्यान सुनिएगा। तो फुफ्फुस शिरा ये हमारा, ठीक, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। ठीक, ये हो गया। पहले कहाँ गया था, फुफ्फुस शिरा के पास। कहाँ गया, फुफ्फुस शिरा के पास। इसको और छोटा कर लें वरना लिख नहीं पाएंगे हम। ठीक, फुफ्फुस शिरा के पास गया। फुफ्फुस शिरा के पास कहाँ गया, महाधमनी के पास। कहाँ गया, महाधमनी। इसको याद कर लीजिए बस, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर कहाँ गया, महाशिरा के पास। कहाँ गया, महाशिरा। पहले एक बार शिरा, फिर धमनी, फिर शिरा, फिर धमनी, फिर कहाँ गया, फुफ्फुस धमनी। यानी लास्ट में फुफ्फुस और बीच में महा, तो ज़्यादा जो महान बनता है बीच में लटक गया। ठीक, फुस ऊपर वाला निकल गया और नीचे वाला फुस रह गया। तो ऊपर सबसे फुफ्फुस शिरा, नीचे फुफ्फुस धमनी, बीच में महाधमनी मास। ये पूरा बस आप एक डायग्राम याद कीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा ये हृदय का चैप्टर समझाना है जो बहुत हार्ड है। बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड है, इसको नहीं याद कर पाएंगे या इसका फिगर नहीं बना पाएंगे, या ऊपर कौन होता है नीचे कौन होता है, फुफ्फुस में बहुत दिक्कत आती है, धमनी क्या है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर कर देगा। ध्यान रखिएगा, बस आपको याद कर रखना है, शिरा वो है जो हृदय में जाएगा और धमनी वो है जो हृदय से निकल आएगा, धमधमा के निकल जाना। तो ऐसे भी आप धमधमा के आप मत निकल जाएगा, आप सब्सक्राइब करके तब निकलिएगा। ठीक, मजाक कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका हृदय का पूरा पार्ट क्लियर। अब हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन। ठीक, इसके बाद मनुष्य में उत्सर्जन भी हमको देखना है। अभी थोड़ा सा आपका ये चैप्टर आज लंबा हो गया है क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था, फिर भी हमने आपका रिवीजन कराने के लिए बस जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक, वैसे ऐसा नहीं है कि हमने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं या फिर कोई लाइन छोड़ दी है या कोई इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहिए था वो नहीं बताया, सब कुछ बताया है, बट थोड़ा सा फास्ट वे में, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर है और आपको थोड़े से टाइम में
खत्म करना है इसको। अदरवाइज सब क्या कर रहे हैं, 6-6 घंटे या 7-7 घंटे का वीडियो बना दे रहे हैं, जो आपको अभी पढ़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप उसको पढ़ने बैठेंगे ना तो आपके और सब्जेक्ट छूट जाएंगे और आपके नंबर भी कम आएंगे। इसी वजह से इसको थोड़ा सा छोटा भी बनाना है, जल्दी खत्म भी करना है और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर भी करते चलना है। अब बात करेंगे पौधों में परिवहन की। अभी तक हमने किस में देखा था, मनुष्य में परिवहन की, तो ठीक उसमें हमने रक्त को ट्रांसफर किया था, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब था। अब यहाँ पे अगर आपको जल को लेना है तो आप उसको लोगे जाइलम। ठीक, सिंपल सा, इसमें तो कोई एकदम दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे जल दिख रहा है, यहाँ पे आपको जलवट दिख रहा है, यहाँ पे जल दिख रहा है, तो जो जल को ले जाए जाइलम, जल को जो ले जाए वो जाइलम, और जो भोजन को ले जाए उसे कहते हैं फ्लोएम। यहाँ फल दिख रहा है, फल, फल किस में आता है, भोजन में आता है। ठीक, तो जल को ले जाने वाला जाइलम, भोजन को ले जाने वाला फ्लोएम। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकेंड का मतलब इतना बड़ा टॉपिक और आपने 1 सेकेंड में क्लियर कर दिया कि जल को ले जाने वाला जाइलम और भोजन को ले जाने वाला फ्लोएम। और काफ़ी बच्चे जो होंगे और अभी तक वो सोच ही रहे होंगे कि जल को कौन ले जा रहा है और फल को कौन ले जा रहा है। ठीक, अब बात करेंगे हम मल त्याग की कि ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी भोजन या फिर जो खराब अपशिष्ट जो भोजन होते हैं, जो खराब भोजन होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना वो मल त्याग कहलाता है या फिर मल परित्याग कहलाता है। मल मतलब होता है क्या है, मल मतलब होता है खराब चीज़ें। ठीक, और त्याग का मतलब क्या होता है, निकाल देना या फिर बाहर कर देना। ठीक, इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जीवों के शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निकालना शामिल होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बस वही कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं, तो वो प्रक्रिया है उत्सर्जन। क्या है, उत्सर्जन। ठीक, अब उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन शामिल होता है, तो गुर्दे की एक जोड़ी है, मूत्रवाहिनियों की एक जोड़ी है और मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है, जिसके माध्यम से हम शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल पाते हैं। ठीक है, अब इतना आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप निकाल पाते हो। ठीक, यहाँ पे है ठीक, यहाँ पे नहीं है, हम आपको अलग से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, 1 सेकेंड। ठीक, यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो ठीक, जब भी हम बात करेंगे कि प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, तो आप तो सोच रहे होंगे बस वही वृक्क होगा, आपने यही पढ़ा होगा। लेकिन हम आपको एक और मज़े की बात बताएं, इनके अलावा भी बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो उत्सर्जी पदार्थ को निकालने में मदद करते हैं, जैसे त्वचा। ठीक, जो पसीना वसीना होता है वो किसके माध्यम से निकलता है, त्वचा के माध्यम से निकलता है ना। फेफड़ा, अब फेफड़ा क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जितने भी वायु खराब होती है उनको बाहर निकाल देता है। ठीक, आंत हो गया, छोटी आंत क्या निकालता है, जो अपचित भोजन है, जो खराब यानी छोटी आंत यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक, वो क्या है, उनको बाहर निकाल देता है। ऐसे ही वृक्क तो आपको याद ही होगा, क्योंकि वृक्क यहाँ पे इसी को पढ़ाना ही है, लेकिन इसके अलावा ऐसे और भी चीज़ें हैं जो उत्सर्जी अंग में आते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको भी आपको मतलब जानते रहिए। ठीक, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखने में आसानी होगी, या वहाँ पे ये मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको बस यही 10th या 12th तक ये सब पढ़ना है, इसके आगे आप और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हाँ आपको ये फिर से पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक, तो यहीं पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके बाद अगर हम बात करें कि वृक्क, ठीक, यहाँ पे आपको यही मेन है, यही पढ़ना है। तो वृक्क जो होता है यह मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक, कैसा है, मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक, जिसे आप वृक्क को क्या कहते हैं, किडनी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किडनी। आपने पहली बार सुना होगा, अभी आज तक क्या जानते होंगे, किडनी किडनी कर रहे होंगे, लेकिन आज आपने जाना होगा कि वृक्क को ही किडनी कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है कि रक्त से, इनका मतलब मेन यही है इनका कि रक्त से यूरिया या फिर आदि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यूरिया को ले लीजिए, या फिर आदि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को छानकर अलग करना तथा मूत्र
या फिर जिसे आप क्या कहते हो, यूरिन कहते हो, यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालना। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, जो कार्य होता है, ठीक, क्या करेगा कि यूरिया या फिर जितने भी और अपशिष्ट पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको अलग कर लेगा छानकर, और उनको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या होता है, अगर हम फिगर की बात करें, ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार का, अगर आपको वृक्क की संरचना देखनी होगी तो आप कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे। ये ठीक, ये अगर आप वृक्क को देखना होगा तो ये क्या हो गया, ये हमारा वृक्क की धमनी हो गया। ठीक, ये रहा, एक सेकेंड, ठीक, ये पूरा कोशिकाशक तो हो गया। फिर इस यहाँ पे कुछ आपको कुछ कुंडली नुमा संरचनाएं दिखती होंगी। ठीक, फिर यहाँ पे एक आपको लकड़ी की तरह संरचना दिखती होगी। ठीक, फिगर में यहाँ पे आपको ये कुछ इस प्रकार से एक नली यहाँ पे आती हुई दिखती है, जो इसमें से ठीक अटैच हो जाती होगी। फिर यहाँ पे एक आपको कुछ इस प्रकार, ठीक है, फिगर पे नहीं जाते हैं, फिगर हम कभी आपको और समझा देंगे, ठीक, क्योंकि अच्छा नहीं बन रहा है ये। बाकी हम इसे आपको समझा देते हैं। इसमें आपको मेन चीज़ क्या याद रखना है, इसमें आपको मेन ये याद रखना है कि जो वृक्क की संरचना होती है उसका जो इकाई क्या होता है, इकाई आपको ध्यान रखना है, वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, ठीक, क्या याद रखेंगे आप, नेफ्रॉन होता है। इसके बाद अगर आपको और भी क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है और आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमको इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करना है, क्योंकि ज़्यादा इसे लंबा नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपको और भी सब्जेक्ट इनके अलावा पढ़ने होंगे। लेकिन इसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें कि किस काम में आता है, क्या काम करता है, ये सब हो गया। ठीक, मूत्र वाहिनियाँ क्या होती हैं, मूत्र मार्ग क्या होते हैं, मतलब सब कुछ मिला के वही कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना होता है। इसके अलावा और भी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं यहीं पे, इसी वीडियो में, यहाँ पे। ठीक, इसके बाद इसे पढ़ने के बाद बस आज आपका इतना ही काम रहेगा। इसके बाद आप और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और बायोलॉजी में या फिर साइंस में आप आराम की सांस ले सकते हैं कि आपको और चीज़ें नहीं पढ़नी होंगी। ठीक, अब अगर हमने आपसे ब्लड की बारे में बात की थी, आपको ध्यान होगा उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक, तो जब भी ब्लड की बारे में बात होगी तो ये आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखेगी, ये हम रेड कर लेंगे क्योंकि तब सही रहेगा। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक, और इसमें आपको ये कुछ ऐसे गोल गोल संरचना दिखती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जो रेड कलर का आपको दिखेगा उसे हम कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। ये इसमें जो पूरा पदार्थ भरा होता है, ये जो पूरा पदार्थ भरा होगा इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहेंगे, प्लाज्मा। यह एक जो आपको ये दिखाई गई है, ये एक समझिए एक नली ली गई है। ठीक, एक नस लिया गया है जिसके माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि क्या होता है। ठीक, एक ब्लड की रुधिर वाहिनियाँ ली गई, इतना समझ लीजिए। कौन सा, इतना चीज़ आपको समझ में आया, एक रुधिर वाहिनियाँ लिए हैं, उसमें आपको जो रेड कलर का गोल गोल दिखेगा वो आपको वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे येलो कलर, ठीक है, येलो कलर नहीं है। ठीक, तो ये जो पूरा प्लाज्मा किस कलर का होता है, तो वो होता है पीले कलर का। किस कलर का होगा, पीले कलर का होगा। और यहाँ कितना परसेंट होता है, तो 55% होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, तो 55% होती है। अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में जल भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और यूरिया भी होता है, तभी तो उसमें से छान कर निकालने को बोला था। ठीक, तो यहाँ पे प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाएगा, जल पाया गया, प्रोटीन पाया गया और यूरिया पाया जाता है। ठीक, और इसके अंदर जो भी कण होंगे, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक, प्लेटलेट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसी में तैरते रहते हैं। ठीक, समझ लीजिए एक नदी है, उसमें कोई एक लड़का है जिसका नाम आरबीसी है, कोई एक लड़की है जिसका नाम डब्ल्यूबीसी है, कोई एक और नाम है जिसका नाम प्लेटलेट्स है, ये सब उसमें तैर रहे हैं। ठीक, अब जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है, जो उसका परसेंट है, वो बस 1% है। कितना परसेंट है, बस 1%, हम 1% है। ठीक, इसके बाद सॉरी, हाँ ठीक, इसका प्लेटलेट्स भी क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है, अब भाई पानी की मात्रा तो ज़्यादा होगी ही ना, आप कितने भी आ जाओ, लेकिन ज़्यादा मात्रा किसकी होगी, प्लाज्मा की होगी, तो प्लाज्मा ज़्यादा होता है। ठीक, अगर हम ब्लड की बात करें
तो ब्लड आपने पढ़ा होगा कि ब्लड क्या होता है। ब्लड हमारा एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड में क्या क्या मिले हमको? आरबीसी मिला था, डब्ल्यूबीसी मिला था और क्या मिला था? प्लेटलेट्स। अब हम इसको डिकोड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब हम आपको यहाँ पे छोड़ेंगे। ठीक, तब आप जाके रेस्ट कर लीजिएगा और हम भी थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं। पहले इसको हम इरेज कर लेंगे, बस ये लास्ट टॉपिक है। ठीक, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी और कभी कभी क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि ये सब क्या होते हैं, तब आप वहाँ फंस जाते हो और आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना दिक्कत हो जाता है। तो आप सोचते हो भाई कहीं पढ़े ही नहीं, कोई पढ़ाया नहीं, तो इसलिए समझना ज़रूरी है। तो जब भी हम बात करते हैं आरबीसी की, किसकी बात करेंगे? आरबीसी की। तो आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं? लाल, क्योंकि आर से क्या होता है? रेड होता है, और बी से ब्लड हो गया। ठीक, और इसे सेल कह लीजिए या फिर कणिकाएं कह लीजिए। लाल रुधिर कणिकाएं। अब अगर हम आपके शरीर से एक बूंद भी खून निकाल लें ना, तो उस एक बूंद खून में 0.5 बिलियन आरबीसी होंगे। कितने होंगे? 0. बिलियन में भाई, इतने सारे आरबीसी आपके बस एक छोटे से बूंद में होते हैं। ठीक, इसका एक और अन्य नाम है, इसके पापा ने इसका एक और अन्य नाम रखा था, वो रखा था एरिथ्रोसाइट। क्या रखा था? एरिथ्रोसाइट। क्या रखा? एरिथ्रोसाइट कह के बुलाते थे। ठीक, यह खून में जो होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक, खून का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे टिक कर लीजिए, आपसे ज़रूर पूछेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। बहुत बार पूछा गया, और यही नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर और भी एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है अस्थि मज्जा में। क्या याद रखेंगे? अस्थि मज्जा में, जिसे आप कहते हो बोन मैरो। ठीक, इतना हो गया। ठीक, और इसमें क्या केंद्रक पाया जाता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी, ध्यान से सुन लीजिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं। अगर छोटा सा भी ब्लड का एक बूंद भी ले लें तो उसमें 0.5 बिलियन आरबीसी होते हैं। इसका एक अन्य नाम है जिसे आप एरिथ्रोसाइट कहते हो। यह खून में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर इसके बाद भी हम और बात करें आरबीसी के बारे में, तो इसका जो जीवन काल होता है यानी लाइफ पीरियड जो होता है इसका, वो होता है बस 120, यानी इतने दिन ही ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद और आरबीसी का निर्माण होता रहता है। ठीक, यह इनकी कमी से, यानी जैसे आपने सुना होगा कि आरबीसी की कमी हो गई है। ठीक, तो उससे क्या क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है? अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई है तो पहली बात कि हमको ऑक्सीजन की पूर्ति ही नहीं होने वाली है। हमको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं अच्छे से। क्यों? क्योंकि भाई आरबीसी ही तो है जो ज़्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीजन पहुंचाते रहता है, लेकिन वो नहीं है तो फिर ये नहीं है। ठीक, इसके बाद आपका शरीर क्या पड़ जाएगा? पीला पड़ जाएगा। शरीर क्या पड़ जाएगा? पीला पड़ जाएगा। आपके शरीर का जो विकास है उसका जो स्तर होगा वो धीमी हो जाएगा, उसका स्तर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डाउन होने लगेगा। ठीक, अब आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का अगर आपने आरबीसी का काम समझ लिया तो यहाँ पे आपको कमी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, वैसे आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक, तो अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं तो यह क्या करता है? कार्बन ऑक्साइड युक्त जितने भी खून होते हैं उनको लंग्स तक यानी फेफड़ों तक पहुँचाता है। ठीक, ये क्यों? क्योंकि इनको शरीर से हमको बाहर निकालना रहता है। ठीक, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको कहाँ पहुँचाएगा? फेफड़ों में, और फेफड़ों से कहाँ निकाल दिया जाता है? शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के सभी भागों तक, शरीर के सभी भागों तक, सभी भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। और इसके बाद अगर आपको कुछ और है तो वो है कि आरबीसी हमने निर्माण तो पढ़ लिया कि आरबीसी कहाँ निर्माण होता है, लेकिन आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ होता है? डरिए मत, आपको रियल कब्रिस्तान में नहीं ले जा रहे हैं। आरबीसी कब्रिस्तान कहाँ होता है? तो वो होता है प्लीहा में।
ये भी एज इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको ध्यान से समझ के चलिएगा कि आपको एग्जाम में पूछ ही सकता है, क्या पता। ठीक, तो ये क्या होता है, प्लीहा होता है, और प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्लेन कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई आरबीसी के बारे में। ये हो गया हमारा आरबीसी के बारे में। अब हम समझेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी क्या कहता है, पहली बात सेम वैसे ही कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है वाइट ब्लड सेल्स। अब हिंदी में क्या होता है भाई, हिंदी में होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसके बाद इसका अन्य नाम क्या होता है, जैसे आरबीसी का अन्य नाम होता है, इसके पापा ने भी इसका एक अन्य नाम दिया है। और क्या नाम दिया था, इनके पापा ने इनको नाम दिया था कि भाई जाओ तुम्हारा नाम आज से हम ल्यूकोसाइट रख देते हैं। क्या रख दिए, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इसका नाम रख दिए। इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका भी निर्माण भाई भाई हैं, जहाँ पे आरबीसी का हुआ था। आरबीसी कहाँ पे हुआ था, अस्थि मज्जा में, जिसे आप क्या कहते हो, बोन मैरो। क्या कहते हो, बोन मैरो। ठीक, इसे हम कहते हैं शरीर का सिपाही। जैसे बाहर एक सिपाही खड़े होते हैं ना आपकी रक्षा करने के लिए, तो आपके शरीर की रक्षा करने के लिए यानी अंदर की चीज़ों के बारे में वो कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। क्यों, क्योंकि जब इसकी कमी पड़ती है ना तो बाहर से कोई भी रोग आएगा तुरंत आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, लेकिन ये बीच में खड़ा रहता है, आपकी बॉडी के अंदर खड़ा रहता है, कहता नहीं नहीं जब तक हम जिंदा हैं तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा, तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जब इसकी लाश गिर जाती है तब कोई भी रोग आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन जब तक ये जिंदा है तब तक तेरे पैदल को कोई छू नहीं पाने वाला है। ठीक, अब बात आती है कि क्या इनमें केंद्रक पाया जाता है, तो हाँ इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनका जीवन काल कितना होता है, तो 12 दिन ही होता है। उनका कितना था 120 दिन, इनका कितना होता है 12 दिन ही होता है। अगर इनकी कमी हुई तो आपको कौन सा रोग होने वाला है, ठीक, इनकी कमी हुई तो आपको रोग होगा हेपेटाइटिस। क्या हो गया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। नाम क्या था, ल्यूकोसाइट। निर्माण कहाँ हुआ, अस्थि मज्जा में। जीवन काल कितना 12 दिन। और इनको किस नाम से बुलाते हैं, शरीर का सिपाही, क्योंकि यह बाहरी रोगों से आपकी रक्षा करता है। और अगर इसकी कमी हुई ना तो आपके बॉडी में कोई भी संक्रमण, कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी बीमारी तेजी से फैल सकती है। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्या बच गया, अभी बचा है प्लेटलेट्स के बारे में। क्या बचा है, प्लेटलेट्स, और ये लास्ट है, ये पक्का लास्ट है, इसके बाद हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो अब बस सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये सबसे छोटा वीडियो है जिसमें आपको पूरा चैप्टर इतने कम टाइम में मिल जा रहा है। ठीक है, वरना 6 घंटे के, 7 घंटे के, 12 घंटे के चैप्टर चलने वाले हैं। ठीक, इतना जल्दी आपको ख़त्म करा रहे हैं, इतना ही शुक्रिया अदा कीजिए। प्लेटलेट्स, और आप 2 घंटे बैठ नहीं पा रहे हैं, वे 2 भी घंटे नहीं हुए हैं। ठीक, प्लेटलेट्स, लेकिन आप अगर अभी तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लें। तो अब प्लेटलेट्स क्या होता है, ठीक, प्लेटलेट्स का या फिर आप इसे कह लीजिए एक इसका और अन्य नाम है, इनके फादर ने एक और नाम दिया। जैसे जलस नहीं होती है कि उनके बेटे का एक अच्छा नाम है तो हम भी अपने बेटे का अच्छा नाम रखते हैं, तो ऐसे जैसे आरबीसी का कुछ एरिथ्रोसाइट था और फिर डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट था। इनके पापा ने कहा नहीं मेरा बेटा किसी से कम है क्या, हम अपने बेटे का और अच्छा नाम रखेंगे। इन्होंने रखा थ्रम्बोसाइट, थंगाबली। ठीक, क्या नाम रखा, थ्रम्बोसाइट्स। ठीक, इनका आपकी बॉडी में एक रेंज आता है, जब भी आप बॉडी का चेकअप कराने जाते हो तो वो रेंज देता है इतने से इतने के बीच में आपका प्लेटलेट्स होना चाहिए, लेकिन अगर इससे कम है तो बहुत खतरे की बात है। और क्योंकि जब भी प्लेटलेट्स कम होता है ना तो आपकी मृत्यु बहुत जल्दी आती है, समझ लीजिए निश्चित हो जाती है कि आप भगवान आपको बुला रहा है। ठीक, तो इनका जो रेंज होता है वो कुछ 150,000 से लेकर 450,000 तक होता है, यानी 1.5 लाख से 4 लाख तक इनका होना चाहिए वैसे मिनिमम। ठीक, प्रति माइक्रोमीटर, प्रति क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर, mm हो जाएगा। ठीक,
ये काम क्या करता है प्लेटलेट्स, हमारे शरीर में भाई कुछ ना कुछ तो काम करने वाला ही है। जैसे हम घर में हैं तो कोई ना कोई काम कोई बताने वाला है ही। तो वैसे इनका काम क्या है, इनका काम होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ठीक, इनकी संख्या को काउंट करने के लिए, ये जो आपको काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनकी संख्याओं को काउंट करने के लिए एक मशीन होती है। ठीक, उसे हम कहते हैं सीबीसी। काउंट करने के लिए सीबीसी, क्या नाम है, सीबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। ठीक, तो इसी टेस्ट के माध्यम से हम आप या कोई भी डॉक्टर या फिर कोई बता सकता है कि आपके प्लेटलेट संख्या कितनी है, क्या वो 1.5 लाख है या फिर इससे नीचे है, 4 लाख है, 2 लाख है, जितनी भी होती हैं वो इनके माध्यम से बताई जाती हैं। ठीक है, ठीक, ये होता कैसा है, तो जैसे पानी होता है उसी के समान प्लेटलेट से भी हमारा होता है। ठीक, ये यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ये ठीक पानी के समान ही होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जैसे हमने उन सब में रोग पढ़ा था, तो ऐसे थोड़ा बहुत इनमें पढ़ लीजिए। ठीक, बस 5 मिनट और रुक जाइए। तो इनमें रोग कौन कौन सा होता है, तो भाई रोग तो बड़े खतरनाक खतरनाक हैं। रोग कौन कौन से हैं, तो डेंगू, मलेरिया, सब आपने नाम सुने होंगे, किसी न किसी तो होगा अभी पेपर आने वाला है ना, तो कुछ लोग बीमार हो जाएंगे। सबको पेपर का नाम सुन के डेंगू मलेरिया टाइफाइड होता है, यहाँ तो प्लेटलेट की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक, और इनका इलाज क्या है तो वो भी सुन लीजिए, क्योंकि पेपर तो देना ही पड़ेगा, तो आपको इलाज करना पड़ेगा। माँ बाप दौड़ा दौड़ा के मार के भेजेंगे, जाओ पहले दवाई लेकर आओ, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। ठीक, तो किसी ऐसे इंसान का जिसका सेम ब्लड ग्रुप हो, ठीक, जिसका सेम ब्लड ग्रुप हो, उसी का प्लेटलेट्स ट्रांसफ़र कराया जाता है। ठीक, मतलब उसका प्लेटलेट्स निकाल के, अब ऐसा ना हो कि उसके अंदर खुद ही 1.5 लाख से कम हो, ब्लड ग्रुप सेम है लेकिन उसके अंदर खुद ही कम है, तो ऐसा नहीं, जिनके पास हो अच्छा का, जो मोटे ताजे हों, उनका लीजिए प्लेटलेट्स उठाइए और अपने में ट्रांसफ़र करा लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। लेकिन अगर इनकी ज़्यादा आप कमी हो गई आपके शरीर में, ठीक, यानी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में घट रहा है आपके, तो आपकी डेथ भी हो सकती है, यानी आपको भगवान बुला सकते हैं बहुत जल्दी से। ठीक, और प्लेटलेट्स के अलावा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या बस एक प्लेटलेट्स ही होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो नहीं, और भी कुछ ऐसे हैं जो रक्त का थक्का जमाते हैं, रक्त का थक्का। ठीक, ये प्लेटलेट्स का मीम होता क्या है, सिंपली यही होता है कि जैसे आपके हाथ में चोट लग गई, तो वो खून क्या होता है, लगातार बहता रहता है, नॉन स्टॉप बहता ही रहेगा कुछ देर तक, तो उससे क्या, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी ना, तो बहता रहेगा। तो रक्त का थक्का क्या करता है, जैसे आपको छोटी मोटी चोट लगी और आप में प्लेटलेट की संख्या सब कुछ ठीक है, तो तुरंत क्या होता है, वो जम जाता है वहीं पे, यानी और अधिक ब्लड बाहर नहीं निकलता है शरीर से। लेकिन इसमें क्या होता है, वो नॉन स्टॉप निकलता ही रह जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो रक्त का थक्का जमाने में और कौन कौन सहायक होता है, कौन सा प्रोटीन है, तो एक है भाई फाइब्रिनोजन। क्या है, फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है जो ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होता है। और एक विटामिन भी है, विटामिन, वो कौन है, के। ठीक, विटामिन कौन हो गया, के हो गया। तो इसका नाम भी देखो फाइबर या फिर फ्रीज याद कर सकते हैं। ठीक, फाइब्रिनोजन, फ्रिज। तो ये क्या हो गया, रक्त का थक्का जमाने में ये सब सहायक होते हैं। और इसी के साथ ये आपका जो पूरा जो सिलेबस था, जो पूरा चैप्टर था, वो एक ही वीडियो में और कम समय के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक, एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए डीप में ख़त्म हो चुका है। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा पूरा कि हमने क्या क्या पढ़ा आज आपने बहुत बड़ा चैप्टर ख़त्म किया है। ठीक, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यह चैप्टर आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, जीवन का चक्र पढ़ा, पाचन पढ़ लिया, मानव पाचन तंत्र, मनुष्य में पोषण पढ़ा, श्वसन पढ़ा, परिवहन पढ़ा, मनुष्य में परिवहन पढ़ा, और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमने आपको पढ़ाया, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ब्लड हो गया, हृदय के बारे में हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमने यहाँ पे लिखे नहीं हैं, लेकिन हमने आपको क्या किया, उसको कवर करा दिया गया है। सिंपली बात यह है कि पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, और मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। और एक बात, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं, ठीक, क्योंकि हमने इस पे पढ़ाया है, मे बी आप इस पे लिख ना पाए हों या फिर आप बस वो करना चाहते हो, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर अगर डाउनलोड है तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए आवर प्रिपरेशन बोर्ड, ठीक। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको ज्वाइन किए हैं। वहाँ पे आपको इसका फुल नोट्स, बहुत सारे सब चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जो ये चैप्टर है ये आपको बस 2 पेजेस में आपको नोट्स वहाँ मिलेंगे, ठीक। मतलब इतने शॉर्टकट में हमने इसको बनाया हुआ है कि आप बस 2 पेज, जैसे आपने मैसेज टाइप में करते हैं तो ऐसे 2 पेज में आपको पूरा ये चैप्टर मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसका आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स, PDF और बहुत सारे क्विजेस, ठीक, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पे डेली क्विज़ भी होते हैं, रहते हैं, जहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।